हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति का 12वां भाग। देवकांता संतति 12वां भाग, पहला बयान। क्यों, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? भूतेश्वर नाथ ने पूछा। राजा सुरेंद्र सिंह ने सारे भरतपुर में ये मुनादी करवा दी है कि शेर सिंह को जो भी कहीं देखे उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि वहाँ की सारी रियाया फौज और अय्यार लोग बड़े ही तरद्दुद में है कि ये सुरेंद्र सिंह का कौन सा हुक्म है, मगर क्या करें, राजा की ताबेदारी करने वालों को हुक्म की तामील तो करनी ही पड़ती है। कुत्तों की तरह सुरेंद्र सिंह के अय्यार और सिपाही शेर सिंह को ढूंढते फिर रहे। सुनकर मुस्कुराए भूतेश्वर नाथ। बोले, यही तो होना था। देखा शेर बेटे, अब सुरेंद्र सिंह असमंजस से निकल गए। मैं समझा नहीं गुरुजी, शेर सिंह ने कहा। हमने तुमसे कहा था ना कि सुरेंद्र सिंह ने इस असमंजस में तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया कि वह यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि उस रात हमसे हुई बातें ख्वाब थी या हकीकत, झूठ थी या सच। अब जबकि उनमें से ज़्यादातर बातें हो चुकी हैं जो उस रात हमने उससे कही थी, तो उसे यकीन हो गया है कि तुम और देव सिंह भाई हो और उन्हीं के लड़के हो जिनकी तस्वीर उस पेंटिंग में बनी थी। वे बहुत सी पेंटिंग तो हम उस वक्त उसके कमरे में लगाए आए जब तुम सब बारात को भरतपुर की सरहद तक विदा करने गए थे। वे पेंटिंग तुमने भी देखी है। उन्हें देखते ही सुरेंद्र सिंह फिर बेहोश हो गए थे। उनके होश में आने से पहले ही तुम देवकांता की तलाश में चले आए। जब वे दोबारा होश में आए होंगे तो उन पेंटिंगों को देखने से समझ गए होंगे कि उस रात भी मेरा उनके कमरे में जाना ख्वाब नहीं हकीकत था। सो ये समझ में आने के बाद उन्हें यह अंदाज़ा लगाने में भी किसी तरह की उलझन नहीं आई होगी कि मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। इस हिसाब से तुम्हारी और उनकी दुश्मनी शुरू हो गई और अब खुलकर उन्होंने तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म दे डाला। लेकिन अभी तक आपने ये तो बताया ही नहीं कि हमारी और सुरेंद्र सिंह की दुश्मनी क्या है, शेर सिंह ने पूछा। वह भी हम तुम्हें बताएंगे, पहले ज़रा शंभूदास को तो पूरा हाल सुन लो। भूतेश्वर नाथ के ये अल्फाज सुनकर अभी शंभूदास कुछ कहने ही जा रहे थे कि उनको रुकने का इशारा करके भूतेश्वर नाथ ने गुरबचन सिंह से कहा, तुम्हारे साथ लक्ष्मी भी देखने में नहीं आती। ज़रा संक्षेप में शुरू से भरतपुर का हाल बयान करो। लक्ष्मी को लेकर तुम क्यों नहीं आए? सुनिए, गुरबचन सिंह ने कहा, मैं संक्षेप में सारा हाल कहता हूँ। यहाँ से मैं महारानी रूपमती की लाश को गठरी में बांध कर ले गया था। हीरों का एक सौदागर बनकर मैं महल में दाखिल हुआ। सब यही समझे कि कंधे पर लटकी गठरी में मैंने कोई अपना सामान बांध रखा है। भरतपुर में घुसते ही मैंने चारों तरफ अजीब सी अफरा तफरी देखी थी। मैं उनका मतलब नहीं समझा। तकलिये में मेरी भरतपुर के महल में ही मौजूद अपने एक साथी से बातें हुई। उन अय्यारों में से एक जिन्हें भूतेश्वर नाथ ने वहाँ लगा रखा है, उसने मुझे बताया कि सबसे पहले हंगामा उस वक्त हुआ जब लक्ष्मी को कैद खाने से गायब पाया। चारों तरफ उसकी तलाश होने लगी। लक्ष्मी को हमने महारानी रूपमती बनाकर महल में बैठा ही दिया था। उधर सुरेंद्र सिंह दोबारा होश में आए। कमरे की दीवारों पर लगी पेंटिंगों को देखा। महाराज सूर्यजीत, राजवैद और पंडित जी उनके पास ही बैठे थे। होश में आते ही उन्होंने उन तीनों से शेर सिंह के बारे में पूछा। सूर्यजीत ने बताया कि शेर सिंह देवकांता की तलाश में गया है। उसी वक्त हरनाम सिंह ने उस कमरे में जाकर सुरेंद्र सिंह को कैद खाने से लक्ष्मी के फरार होने की खबर सुनाई। उस खबर को सुनकर वे बहुत बुरी तरह चौंके और कुछ देर तक न जाने क्या सोचते रहे। फिर उन्होंने एकदम शेर सिंह को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। उनके मुंह से शेर सिंह की गिरफ्तारी के अल्फाज सुनते ही कमरे में मौजूद चारों आदमी उछल पड़े। देखो, मैंने कहा था ना कि सुरेंद्र सिंह तुम्हारे खिलाफ उसी वक्त कोई कदम उठाएगा जब उसे यकीन हो जाएगा कि जो हमने उस रात उससे कहा था वो सही था। भूतेश्वर नाथ ने शेर सिंह की तरफ देखते हुए कहा। वही हुआ। लक्ष्मी के गायब होते ही वह समझा कि हमने तुम्हें सारी हकीकत से वाकिफ़ करा दिया है और तुम ही कैद खाने से लक्ष्मी को छुड़ा कर ले गए। जी हाँ गुरुजी, ऐसी ही बात है, गुरबचन सिंह ने कहा। जब शेर सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म सुनने वाले सबके सब अवाक से खड़े रहकर सुरेंद्र सिंह का मुंह ताकने लगे तो सुरेंद्र सिंह ने कहा, हमारा मुंह क्या देख रहे हो, हुक्म की तामील करो। शेर सिंह हमारा दुश्मन हो गया, वही कैद खाने से लक्ष्मी को लेकर भागा है। कांता की शादी देव से करवाने में भी उसी की चाल है। उनके मुंह से निकले ये अल्फाज बड़ी तेज़ी से भरतपुर में फैल गए। हालांकि किसी को इन अल्फाजों का यकीन नहीं आया था। सभी उनके हुक्म के मुताबिक शेर सिंह को तलाश करने लगे। सुरेंद्र सिंह बाहर आए और तेज़ी से सबको तरह तरह के हुक्म देने लगे। उन्होंने सूर्यजीत से कहा, सूर्यजीत,
तुम हमारे दोस्त हो। हम पर अचानक ही बहुत मुसीबत का वक्त आ गया है। अगर हमें अपना दोस्त मानते हो तो फ़ौरन राजगढ़ी चले जाओ और हर मुमकिन तरीके से हमें मदद भेजो। वो तो ठीक है, महाराज सूर्यजीत ने कहा। जिस तरीके से भी मुमकिन हो सकेगा मैं आपकी हर तरह की मदद करूँगा, परंतु ये भी तो पता लगे कि अचानक ही यह मामला क्या हो गया। आप पर किस तरह की आफत आ गई है। माफ़ करना दोस्त, यह वक्त ज़्यादा बातें समझाने का नहीं है, सुरेंद्र सिंह ने कहा। बस शेर सिंह गिरफ्तार हो जाए तो मुझे किसी तरह का खतरा ना रहे। फुर्सत मिलने पर मैं तुम्हें सारा हाल मुख्तसर में ज़रूर बताऊंगा, मगर ये वक्त बातों में गंवाने का कतई नहीं। सबसे पहले हर मुमकिन तरीके से शेर सिंह की गिरफ्तारी का इंतज़ाम करो। जल्दी से राजगढ़ी पहुंचकर तुम अपने अय्यारों को शेर सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म दे डालो। अपनी फ़ौजों को जंग के लिए भी फ़ौरन तैयार कर लो। मुमकिन है कि बहुत तगड़ी जंग छिड़े और उसमें मुझे तुम्हारी मदद की भी ज़रूरत हो। तुम सारी तैयारियां ये समझ कर करो कि ये आफत तुम पर ही आने वाली है। इस वक्त इधर उधर की सारी बातों को बुलाकर अपनी सारी ताकत हमारी मदद के लिए लगा दो। इसी तरह की और बहुत सी बातें सुरेंद्र सिंह ने सूर्यजीत से की और उन्हें रायगढ़ी के लिए भेज दिया। इधर तो सूर्यजीत रायगढ़ी के लिए रवाना हो गए। उधर न जाने कैसे अय्यार गोपाल दास को ये पता लग गया कि महल में मौजूद महारानी रूपमती असली नहीं है, बल्कि लक्ष्मी है। उसने फ़ौरन लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। उसके चेहरे से महारानी रूपमती की वह झिल्ली भी उतार ली गई। इस तरह से लक्ष्मी दोबारा उनकी कैद में पहुंच गई। महाराज सुरेंद्र सिंह ने यह खबर सुनते ही कहा, अब यह बात और भी पक्की हो गई है कि ये सारी हरकतें शेर सिंह की हैं। उसी ने लक्ष्मी को इस बात के लिए हुक्म दिया कि वह राजकुमारी कांता को बगावत के लिए उकसाए। हमारे सामने वो मीठा बना रहा। इस तरह की चाल में फंसाकर कांता की शादी देव से करा दी। जब उसकी ये चाल कामयाब हो गई तो उसने लक्ष्मी को कैद से निकाला, महारानी रूपमती का हरण किया और किसी खास सबब से अपनी लड़की को महल में महारानी रूपमती बनाकर रखा। सुरेंद्र सिंह, तो वे सारे जुर्म भी मुझी पर थोप रहे हैं जिनमें मेरा कोई हाथ नहीं है, शेर सिंह ने कहा। तुम्हारी और सुरेंद्र सिंह की दुश्मनी हो चुकी है, भूतेश्वर नाथ ने कहा। अब तो तुम्हें भरतपुर की रियाया के सामने गद्दार साबित करने के लिए तुम पर जो भी जुर्म थोपे वही कम है। ये सब बातें सुरेंद्र सिंह ने ऐसे तरीके से कही हैं कि वहाँ की रियाया और मुलाजिमों को यकीन हो गया है कि शेर सिंह वाकई गद्दार है। लक्ष्मी का भेद खुलने के बाद तो ये बात साबित हो गई है। बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से मुस्कुराए भूतेश्वर नाथ, बोले, अब तो इसी से सुरेंद्र सिंह का काम निकल सकता है। वह शेर सिंह को भरतपुर की रियाया और मुलाजिमों के सामने जितना बदनाम करेगा उतना ही उसके हक में होगा। अब तुम देखना, वह शेर सिंह पर ऐसे ऐसे जुर्म थोपेगा जिसके बारे में तुमने ख्वाब में भी ना सोचा होगा। हाँ जी गुरबचन सिंह, इससे आगे और क्या हुआ। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ये बताया था कि यह सारा हाल एक साथी की जुबानी मुझे मालूम हुआ है, गुरबचन सिंह ने कहा। यानी इतना सब कुछ मेरे भरतपुर पहुंचने से पहले ही हो चुका था। इस बार हमारे अय्यारों को यह भी पता नहीं लगा कि गोपाल दास ने लक्ष्मी को कहाँ रखा है। सारी रात भरतपुर में अफरा तफरी रही है और अब भी वही हाल है। सुबह के वक्त तो सुरेंद्र सिंह ने यह हुक्म जारी कर दिया कि सबसे पहले शेर सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर वह भागने की कोशिश करे तो जान से मार डाला जाए। इतनी सब जानकारियां मिलने के बाद मैंने अपने उद्योग से रूपमती की लाश को उनके कमरे की मसारी पर पहुंचा दिया। मैंने वहां लाश को ठीक ऐसे तरीके से रखा है कि देखने वाला यही समझे कि खून इसी मसारी पर हुआ है। मसारी के कपड़े भी मैंने खून से रंग दिए। इतना काम बिना किसी तरह की अड़चन के करके मैं फिर अपने साथियों से मिला। उनके साथ बैठा हुआ मैं अभी कोई ऐसी तरकीब सोच ही रहा था जिससे लक्ष्मी का पता लगे कि उसी वक्त हमें खबर मिली कि महारानी रूपमती की लाश का भेद खुल गया है। इस लाश ने तो महल में और भी ज़बरदस्त हंगामा कर दिया। सुरेंद्र सिंह ने इसके बारे में भी कह डाला है कि महारानी रूपमती की हत्या शेर सिंह नहीं की है। अब तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि भरतपुर का बच्चा बच्चा शेर सिंह के खिलाफ हो गया है, मगर कोई भी अय्यार ये पता ना लगा सका कि महारानी तो यहाँ थी ही नहीं, फिर कहाँ से आ गई और यह हत्या शेर सिंह ने किस तरह से कर डाली। सुरेंद्र सिंह ने अपना यह अनुमान जाहिर कर दिया कि शेर सिंह अभी महल में ही कहीं छुपा हुआ है। महल के अंदर मौजूद एक एक आदमी की अच्छी तरह जांच की जाए। अय्यार नरेंद्र नाथ का दिमाग मुझ तक भी पहुंच गया। यानी उसने सुरेंद्र सिंह से कहा, महाराज, हीरों का वो व्यापारी नज़र नहीं आता जो थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी थी। मेरे ख्याल से वह शेर सिंह था और गठरी में वह किसी तरह का सामान नहीं महारानी को लाया होगा। महाराज सुरेंद्र सिंह के साथ साथ उसके अय्यारों और दूसरे मुलाजिमों को भी यही बात ठीक लगी और महल में मेरी तलाश होने लगी। मैं फिर भी बिना घबराए महारानी लक्ष्मी को आज़ाद कराने के बारे में सोच रहा था, किंतु हमारे साथियों ने कहा कि मैं फ़ौरन ही जाकर ये सारा हाल आपको बता दूं
और लक्ष्मी को आज़ाद कराने की तरकीब वे खुद कर लेंगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे उनकी ये बात माननी ही पड़ी। सुरेंद्र सिंह की फ़ौजें और अय्यार मुझे महल में तलाश करते ही रह गए और मैं उसी रास्ते के ज़रिए जिससे आप उस रात सुरेंद्र सिंह के कमरे में गए थे भरतपुर से बाहर आ गया और अब आपके सामने हूँ। गुरबचन सिंह का हाल समाप्त होने के बाद ही शेर सिंह बोला, गुरुजी, हुक्म हो तो लक्ष्मी को आज़ाद कराने की कोशिश मैं करूँ? अभी नहीं, भूतेश्वर नाथ ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। कोई ज़्यादा खास बात नहीं होगी। लक्ष्मी को अपनी कैद में वे सिर्फ इसलिए रखेंगे ताकि वक्त पर तुम्हें उसे मार देने की धमकी दे सकें। अभी किसी काम की जल्दी मत करो, पहले किस्सा अच्छी तरह से समझ लो, तभी सामने आना मुनासिब होगा। मुमकिन है कि शंभुदास का किस्सा भी तुमसे ही आकर जुड़ जाए। इस तरह से भरतपुर रियासत और सुरेंद्र सिंह के बारे में कुछ देर बातें होती रहीं। भूतेश्वर नाथ ने शेर सिंह को यह हुक्म नहीं दिया कि वह अभी भरतपुर चला जाए और किसी तरह का बखेड़ा शुरू करे। यह कहकर भूतेश्वर नाथ ने उसकी दिलजमी कर दी कि घबराने की कोई बात नहीं है, वे लक्ष्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें भी अपनी तैयारी कर लेने दो, मैदान में हम भी उतरेंगे। उसके बाद भूतेश्वर नाथ की इजाज़त से महाराज शंभुदास ने अपना किस्सा फिर शुरू किया। हाँ, कदाचित मैं आपको वहाँ तक बता चुका था। जब मैंने वह डिब्बा खोला तो जगमोहन लाया था। डिब्बा खोलने पर देखा कि उसमें बहुत से कागज़ थे। उन कागज़ों में क्या लिखा था, अगर मैं उस एक एक कागज़ का हाल या मुख्तसर में बताने लगा तो बहुत वक्त लगेगा। अतः मैं सिर्फ उन्हीं कागज़ों का हाल मुख्तसर में यहाँ पर लिखे देता हूँ। वे कागज़ नए और पुराने कुछ खत थे। सबसे पहले मैं उस खत का मजमून आपको बताता हूँ जो दीप शाह ने राजगढ़ के वर्तमान राजा चंद्रदत्त के पिता अशोक दत्त के नाम लिखा था। यहाँ हम ये भी बता दें कि उन दिनों चंद्रदत्त कुमार कहलाते थे और अशोक दत्त राजा थे। अशोक दत्त के नाम दीप शाह का यह खत मेरी और देवकी की शादी से पहला था। उसका मजमून इस तरह था। राजा अशोक दत्त जी, नमस्ते। आप हमारे दोस्त, हमदर्द और वफादार रहें। आपने लिखा है कि हमने अपनी लड़की देवकी की शादी शंभुदास से क्यों तय कर दी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने यह खत इसलिए लिखा है क्योंकि आप हमसे दिली मोहब्बत रखते हैं और आपको हमारी फ़िक्र है। हमें इस बात की खुशी है कि आपने हमारा इतना ख्याल किया। सो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि आपको हकीकत बताएं। आप ये सोच रहे होंगे कि रणधीर सिंह से हमारी ख़ानदानी दुश्मनी और शंभुदास के पिता उसके पुराने मददगार हैं। फिर इस शादी का क्या मतलब? आपका सोचना भी बहुत कुछ ठीक है, मगर ये शादी करने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है, वो ये कि हम खास बाग के साथ साथ चंपानगर पर भी अपना दखल कर देंगे। आप सोचते होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। ज़रा गौर कीजिए। जिस देवकी की शादी हम शंभुदास से करने जा रहे हैं, असल में वह हमारी लड़की देवकी नहीं है। बड़े ही दुख की बात है। आपको भी सुनकर तरद्दुद होगा कि हमारी लड़की देवकी तो उससे एक दिन पहले ही मलेरिया के शिकार होकर मर गई थी, जिस दिन शंभुदास के पिता शादी का पैगाम लेकर लवानिया लाने वाले थे। और फिर बेटी का दुख किसे नहीं होता, हमें भी खूब था। हमने सोच ही रखा था कि जब शंभुदास के पिता यहाँ रिश्ता लेकर आएंगे तो हम उन्हें इनकार कर देंगे। मरने से पहले देवकी मलेरिया में बुरी तरह से तप रही थी। रात का वक्त था और उसके कमरे में हमारा एक अय्यार और राजवैद्य थे। अचानक रात के तीसरे पहर में हमारी बेटी ने बिना कुछ कहे दम तोड़ दिया। हमारी क्या हालत हो गई होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम खूब रोए पीटे और हमारे मुंह से उस वक्त यही निकला, हाय भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। कल तो देवकी के रिश्ते वाले इत्यादि ना जाने किस किस तरह की बातें हमारे मुंह से निकलने लगी। अभी तक हम तीनों के अलावा किसी को देवकी के मरने की खबर नहीं थी। रोते पीटते जैसे ही हमने कमरे से निकलना चाहा तो हमारे प्यारे अय्यार ने हमारी बाँह पकड़कर रोक लिया। ये वही अय्यार है जो कि आपके पास ये खत लेकर आया है। इसका नाम चक्रम सिंह अय्यार है। चक्रम ने हमें रोका और बोला, महाराज अपने होश ठिकाने कीजिए। राजकुमारी चली गई तो वे तो अब आप वापस आने से रही। दुख रंज तो सभी को है, मगर वक्त की पुकार है कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। हम समझे नहीं कि चक्रम कहना क्या चाहता था। उसने फिर कहा, महाराज देवकी की मौत हमें एक साथ दो रियासतें दिलवा सकती है, बस थोड़ी सी अय्यारी की ज़रूरत है। हम चकराए कि ऐसे वक्त में भी भला चक्रम को किस तरह की अय्यारी सूझ रही है, मगर उसने हमें यही समझाया कि राजकुमारी तो अब वापस आती नहीं। हम किसी को यह पता न लगने दे कि कुमारी। इस तरह से धीरे धीरे करके वह हमें अपनी सारी योजना समझाता रहा। मैं यहाँ संक्षेप में आपको इसकी और अपनी बातचीत का मतलब लिखे देता हूँ। हमारी योजना यह है कि हम तीनों जो उस कमरे में थे, यानी हम दोनों के अलावा
राजवैद्य को ही देवकी की मृत्यु की खबर है। हम तीनों ने यही फैसला किया कि देवकी की मृत्यु के बारे में अभी किसी को भी ना बताया जाए। ऐसा ही हुआ भी। रात को ही चुपचाप हम तीनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और चक्रम की लड़की गायत्री को देवकी बना दिया गया। यानी हम तीनों के अलावा गायत्री को भी देवकी की मृत्यु का पता लग गया। हम आपको बता दें कि गायत्री एक दबंग अय्यारा है। वह हर फन में माहिर है। खुद अपने पिता चक्रम सिंह से ही उसने अय्यारी सीखी है। अगले दिन शंभुदास के पिता देवकी यानी गायत्री को देख देख गए। उन्होंने शादी की यह शर्त रखी कि हम हमेशा हमेशा के लिए रणधीर सिंह से सुलह कर लेंगे। हमने उनकी ये शर्त मान ली। वे सोच रहे थे कि वो कामयाब हो गए, मगर असल बात यह है कि कामयाबी हमारे पैर छू रही है। हमारी योजना यह है कि देवकी के भेष में हम गायत्री को बहू बनाकर चंपानगर भेज देंगे। इधर रणधीर सिंह से सुलह का नाटक करेंगे। खास बाग में हमारा आना जाना हो जाएगा। हम वहाँ के बहुत से भेदों से वाकिफ़ हो जाएंगे। इधर गायत्री चंपानगर में धीरे धीरे अपना जाल बिछाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि चंपानगर और खास बाग हमारी अमलदारी में होगा। हमें मालूम है कि हमें जो मदद चाहिए आप देंगे। आपसे सिर्फ इतनी ही मदद की गुजारिश है कि गायत्री आपसे जो भी मदद मांगे वो आप उसे दें, क्योंकि आप चंपानगर के पास रहने के सबब से जितनी मदद कर सकते हैं हम दूर रहने के कारण इतनी नहीं कर सकते। हम और आप एक ज़माने में एक दूसरे के दोस्त रहें। हमें पक्की उम्मीद है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि कभी कोई नकली देवकी का भेद जान सकेगा। गायत्री के चेहरे पर किसी तरह का रंग रोगन नहीं, बल्कि देवकी के चेहरे की झिल्ली है। खत का जवाब फ़ौरन ही लिखकर चक्रम को दे दें। आपका दोस्त दीप शाह। हाय। खत का मजमून सुनने के बाद कांता के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। इतनी ज़बरदस्त चालबाजी। मुस्कुराकर भूतेश्वर नाथ ने जवाब दिया, तुम बहुत भोली हो कांता बेटी। अय्यार लोग जो कुछ कर डालें वो कम है। खैर, आगे सुनाओ शंभुदास जी। इस खत को पढ़कर मेरी दिली हालत क्या हुई होगी, इस बात का अंदाज़ा आप सब लोग बस यही सोचकर लगा लें कि मेरी जगह आप होते तो आप लोगों की क्या दशा होती। इस वक्त अपने दिल की कैफियत को लिखकर हम बेकार ही इस किस्से को लंबा करना नहीं चाहते। उधर इस वक्त भरतपुर में भी गड़बड़ हो रही है, अतः वक्त कम है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हम अपने किस्से की खास खास बातें ही आपको बता रहे हैं। इस डिब्बे में अशोक दत्त के खत तो नहीं। हाँ, वे खत ही थे जो दीप शाह ने अशोक दत्त को लिखे थे, मगर दीप शाह के खतों से यह भी जाहिर होता था कि अशोक दत्त ने उसके खतों का क्या जवाब दिया। जैसे दीप शाह के एक दूसरे खत में ये लिखा था कि आपने यानी अशोक दत्त ने हमारी मदद करनी कबूल करके हमारी हिम्मत कई गुना बढ़ा दी है। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि आने वाले वक्त में चंपानगर और खास बाग पर भी हमारी ही अमलदारी होगी। अशोक दत्त के नाम लिखे दीप शाह के इस खत के उपयुक्त अल्फाजों से साफ जाहिर था कि चंद्रदत्त ने अपने खत में उसकी हर तरह की मदद करनी कबूल कर ली है। उसी तरह के और बहुत से खत उसमें थे जिनसे उनकी साजिश का पता लगता था। हमारी शादी से बाद का एक खत था जिसमें दीप शाह ने अशोक दत्त की ये शादी हो जाने और अपनी साजिश कामयाब होने की खुशी जाहिर की गई थी। अब मैं एक ऐसे खत का मजमून यहाँ बताता हूँ जिसे बताना बहुत ही ज़रूरी है। इस खत में दीप शाह ने अशोक दत्त को लिखा था, राजा अशोक दत्त जी प्रणाम। आपने अपने पिछले खत में पूछा है कि गायत्री चंपानगर पर कब्जा करने के लिए क्या कर रही है। आपने ये खबर तो सुनी ली होगी कि शंभुदास की माँ श्रीमती चंपा देवी अचानक मर गई हैं। क्या आप समझते हैं कि यह मौत कुदरती है? नहीं, ये काम वहाँ रह रही देवकी गई है। इस एक साल में गायत्री ने चंपानगर में बहुत से सिपाही और कई अय्यार अपने हक में कर लिए हैं। गायत्री के हक के सबसे करीबी अय्यार बजरंग लाल हैं। चंपानगर रियासत के जितने भी मुलाजिम गायत्री के हक में आए हैं वे सब लालची और महत्वाकांक्षी हैं। गायत्री ने हर किसी को कोई ना कोई लालच दे रखा है, मगर इस भेद को कोई नहीं जानता कि वह देवकी की जगह कोई और ही है। हाँ, तो हम ये क्या बता रहे थे कि चंपा को गायत्री नहीं मारा है। अय्यार बजरंग लाल की मदद से खाने में चंपा को ऐसा जहर दिया गया कि उसका जिस्म भी नीला नहीं पड़ा। वहाँ के राजवैद्य को भी गायत्री ने अपने हक में कर लिया है। उसने भी महारानी चंपा की मौत को कुदरती ही कह दिया है। काम इस वक्त काम इस खूबी के साथ हुआ है कि किसी को इस बात का गुमान तक भी नहीं है कि यह काम चंपानगर में नहीं आई बहू का है। इस तरह एक एक करके चंपानगर के सभी वारिसों को बड़ी तरकीब से ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बार नंबर शंभुदास के पिता का है और उनके बाद खुद शंभुदास का। इन सबको ऐसी ही तरकीब से ख़त्म किया जाएगा कि किसी को साजिश का गुमान तक भी नहीं हो। इसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि चंपानगर की गद्दी पर किसका हक होगा। इस काम में हमें किसी तरह की जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों जल्दी जल्दी मरे तो चंपानगर की रियाया को शक होगा। उधर हम खास बाग के सब भेदों से वाकिफ़ हो रहे हैं। वक्त आने पर सारा काम कर दिया जाएगा।
अगर हम किसी तरह की जल्दी करेंगे तो काम बिगड़ भी सकते हैं। आपका दोस्त दीप शाह। ओह, भूतेश्वर नाथ के मुंह से निकला। इसका मतलब महारानी चंपा देवी के हत्यारी भी यही कंबकत देव की है। ना सिर्फ हमारी माँ की बल्कि हमारे पिता की भी हत्यारी वही है भूतेश्वर नाथ। शंभुदास ने कहा। अगर मैं सारा हाल आपको मुख्तसर में बयान करने लगूं तो वक्त तो लगेगा ही, मगर आपको इस दुष्ट गायत्री से ऐसी नफरत हो जाएगी कि गला घोट कर फ़ौरन ही मार देने की तबीयत करेगी। खैर, मुख्तसर हाल तो कहने का वक्त ही नहीं है। जितना संक्षेप में हम आपको अभी तक बता रहे हैं, आगे उससे भी संक्षेप किए देते हैं। हाँ, तो इस खत के बाद भी और बहुत से खत उस डिब्बे में थे। एक एक खत दीप शाह, अशोक दत्त और गायत्री की घिनौनी साजिशें खोलता था। उनमें एक खत ऐसा भी था जिसे पढ़ने से पता लगा कि हमारे पिता भी कुदरती मौत से नहीं बल्कि मारे गए थे। उन्हें मारने की यह तरकीब खुद अशोक दत्त ने गायत्री को बताई थी। उन्हें बीमार होने से 6 महीने पहले से ही एक ऐसा धीमा जहर दिया जा रहा था जो बहुत धीरे धीरे पिताजी पर असर करता रहा, और कोई समझ भी नहीं सका कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। इसी जहर के असर से पिताजी बीमार पड़े। बीमारी के वक्त में भी राजवैद्य दवा में उन्हें वही धीमा जहर देता रहा। खत के पढ़ने से साफ पता लगता था कि यह धीमा जहर पिताजी के दिल पर इस तरह असर करेगा कि कुदरती लगे, और एक दिन उनके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। ऐसा ही हुआ भी। दुष्ट गायत्री ने अपने रास्ते की एक और अड़चन खत्म कर दी थी। अब नंबर था मेरा। इसके बाद डिब्बे में से गायत्री के खत भी मिलने लगे। इसका मतलब जाहिर था कि अब गायत्री और अशोक दत्त सीधे खतों के जरिए हमारे खानदान को खत्म करने में लगे हुए थे। ये सारे खत गायत्री ने देवकी के नाम से ही लिखे थे। उन्हें पढ़ने से यह भी जाहिर होता था कि गायत्री राजगढ़ आने जाने भी लगी है। एक खत में गायत्री ने बहुत कुछ लिखा था, मगर हम यहाँ उसमें से सिर्फ मतलब की बात कहते हैं। उसने लिखा था, आपका कहना ठीक है। शंभुदास के पिता को मरे काफ़ी बरस गुजर गए हैं, और वह वक्त आ गया है कि जब शंभुदास को खत्म कर दिया जाए। मैं भी आपकी इसी राय को मानने वाली हूँ। उधर दीप शाह जी ने रणधीर सिंह के खानदान का दुनिया से नामो निशान मिटाकर खासबाग पर कब्जा कर ही लिया है। जब यह बात शंभुदास को पता लगी तो बड़ा ही तैश में आया। दीप शाह से मिलने खासबाग भी गया। आपको मालूम होगा कि उन्होंने इससे योजना के मुताबिक ही बात कही, मगर ये फिर भी उन्हें जंग के लिए क्या आया। इधर मैंने इसे ऐसा करने से रोक दिया। अब उस तरफ से इसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। उधर खासबाग तो हमारी अमलदारी में हो ही गया है। इधर बस शंभुदास के मरते ही इस खानदान की संतति को आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो रहेगा। इसके मरने के बाद कितने आराम से सारा काम हो जाएगा, और चंपानगर के मालिक भी हम होंगे। मगर शंभुदास को मारने में अभी थोड़ी सी दिक्कत है। वो ये कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी लिखा था कि मरने से पहले शंभुदास के पिता ने शंभुदास को अपने खानदान का कोई बहुत ही खास भेद बताया था। काफ़ी देर तक वे तकलिए में शंभुदास से बातें करते रहे थे। हम या हमारा कोई अय्यार उनकी बातें तो नहीं सुन सका, मगर हमें इधर उधर की जानकारी से पता लगा है कि शंभुदास के पिता ने उसे कोई बहुत ही फ़ायदे की भेद भरी और ज़रूरी बात बताई है। चंपानगर के बुज़ुर्ग मुलाजिमों की ज़ुबानी पता लगा है कि शंभुदास के दादा भी मरते वक्त अपने पिता से इसी तरह तखलिए में बातें की थी। इन सब बातों से साफ अंदाज़ा लगता है कि चंपानगर ख़ानदान की कोई ऐसी बात है जो मरने से पहले अगले वारिस को बताया जाता है। जब तक हम उस भेद को ना जान लें तब तक शंभुदास को मारना मुनासिब नहीं लगता। शंभुदास के चारों तरफ हमारे मुलाजिमों का जाल बिछा हुआ है। हर तरह से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मरने से पहले उसके पिता ने उसे क्या बताया था। हमारे ख्याल से वह भेद जानने के बाद ही शंभुदास को मारना मुनासिब है, इत्यादि। इसी किस्म की और भी बहुत सी बातें उस खत में लिखी थी। इसके बाद के जितने भी खत थे, सबका सार यही है कि तरह तरह से ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि पिताजी ने हमसे मरते वक्त क्या कहा था, मगर वे पता नहीं लगा सके। इसी बीच कुदरती तौर पर अशोक दत्त की मृत्यु हो गई और चंद्रदत्त राजा बना। अब अशोक दत्त की बजाय चंद्रदत्त से खतों में बातचीत होने लगी। जितने भी गायत्री के खत हमने चंद्रदत्त के नाम पढ़े, उन सब में कहीं कहीं से ऐसा भी झलकता था कि चंद्रदत्त और गायत्री में मोहब्बत भी है। खतों से जाहिर होता था कि अब गायत्री अक्सर राजगढ़ जाने लगी। गायत्री और चंद्रदत्त के बीच की मोहब्बत गायत्री के एक खत में लिखे निम्न अल्फाजों से साफ सी लगती थी। उसने लिखा था, इस बार तो जब मैं राजगढ़ से चली तो आपके पास से जाने के लिए दिल ही नहीं कर रहा था। आपकी मोहब्बत ने हमें इतना लूट लिया है कि हर वक्त आप ही के पहलू में रहने की तमन्ना रहती है। वे शायद याद आते हैं जब आपने हमें हमें खैर छोड़ो, लिखने के बाद हमारा ही दिल तड़पेगा। आपकी बाहों में आ तो सकेंगे नहीं। हमारे ख्याल से वह वक्त भी जल्दी ही आएगा जब मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस ज़रा ये पता लग जाए कि शंभुदास जिंदा नहीं रह सकेगा, बस फिर हमें रोकने वाला कौन होगा।
इस तरह से उस डिब्बे में मौजूद खतों को पढ़कर हम सारे हालातों से वाकिफ़ हो गए। ये सारी बातें जानने के बाद हमारी क्या हालत हुई होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। सारी चिट्ठियाँ पढ़ने के बाद हम बहुत देर तक अवाक से न जाने क्या क्या सोचते रहे। अचानक हमारी विचार तंद्रा जगमोहन की इस आवाज़ ने तोड़ी। क्या सोच रहे हो महाराज? हमने चौंक कर जगमोहन की तरफ देखा। दूसरा बयान। इन चिट्ठियों, इनके भेदों और उनमें लिखी बातों के जाल में तो हम इस कदर उलझ गए थे कि हमें जगमोहन की मौजूदगी का तो एक तरह से ख्याल ही नहीं रहा। जगमोहन की तरफ देखा तो उसकी हालत पर गौर किया। उसे देखकर हमें याद आया कि यह डिब्बा वही तो लाया है। उसके कपड़े जगह जगह से फट रहे थे, जिस्म जख्मी और खून से लथपथ था। सारे खत उसी डिब्बे में बंद कर मैंने उससे कहा, क्या तुमने डिब्बे में मौजूद ये खत पढ़ लिए हैं? पढ़े तो नहीं है, मगर हाँ, इतना ज़रूर है, इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि इनमें क्या लिखा है। जगमोहन ने कहा, ये बात संभवतः इस बात के सबूत हैं कि जिससे आपकी शादी हुई वह दीप शाह की लड़की देवकी नहीं, बल्कि दीप शाह के अय्यर चक्रम सिंह की लड़की है। वह शादी एक गहरी साजिश थी। आपके माता पिता को भी इसी जालिम गायत्री ने मारा है। उधर दीप शाह ने खास बात। कहने का मतलब यह है कि जगमोहन ने वे सारी बातें बता दी जो ये खत कह रहे थे। मैंने पूछा, जब तुमने ये खत नहीं पढ़े तो तुम्हें? मैंने इसलिए तो खतों का ये डिब्बा गायब किया है, जगमोहन ने कहा। ये सारी बातें मुझे गायत्री और चंद्रदत्त की बातचीत से पता लग गई थी। मैंने सोचा कि अगर बिना सबूत के मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा तो मुमकिन है कि आपको यकीन ना आए। तो ये तो मैं पहले ही जान चुका था कि इस डिब्बे का क्या भेद है। बस सबूत के तौर पर इसे मैं हासिल कर लाया। अगर तुम्हारी ये हालत क्यों और किस सबब से हो रही है, हमने पूछा। हमारे पूछने पर जगमोहन ने संक्षेप में अपना हाल यूं कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह चिट्ठी जो उस दिन आपको शिकायत की पेटी में से मिली थी, मैंने ही लिखकर उसमें डाली थी। इसका सबब यह था कि मैं आपके सामने आपकी पत्नी के लिए ऐसे गंदे अल्फाज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, और अपनी बात को साबित करने के लिए उस वक्त कोई सबूत था नहीं। मगर आपका वफादार होने के नाते आपको इस हकीकत से नावाकिफ़ भी नहीं रख सकता था। सो ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैंने शिकायत बक्से का सहारा लिया। अब मैं आपको संक्षेप में अपना सारा हाल सुनाता हूँ। सबसे पहले उस दिन मुझे रानी देवकी पर शक हुआ जब मैं भरतपुर से आ रहा था। आपने मुझे गुप्त तरीके से भरतपुर के हालचाल मालूम करने भेजा था। रात का वक्त था और मैं भरतपुर से लौट रहा था। मैं उस जगह को पार करके चंपानगर का रास्ता पकड़ चुका था, जहाँ से भरतपुर, राजगढ़, रायगढ़ी और हमारी रियासत की तरफ 4 अलग रास्ते जाते हैं। मैं अभी चंपानगर के बाहर जंगल में ही था कि चंपानगर की तरफ से घोड़ों पर सवार 2 शख्सों को आपस में बातचीत करते आते देखा। उनमें एक आवाज़ मुझे रानी देवकी की लगी और दूसरी अपने साथी अय्यार बजरंग लाल जैसी। यह एहसास होते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। चौंकने की बात भी थी। रानी साहिबा का इस तरह रात के वक्त जंगल में बजरंग लाल के साथ होना, बात करते इधर को आना, ये सब चौंकने की तो बातें थीं। पहले तो दिमाग में आया कि ये मेरा वहम है। भला रानी साहिबा का बजरंग लाल के साथ होने का क्या मतलब? मगर फिर भी मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया, और जब वे दोनों 2 घोड़ों पर सवार मेरे पास से गुजरे तो मैंने साफ देखा कि वही दोनों हैं। अब मैं दबे पाँव उनकी बातें सुनता हुआ उनके पीछे चला। यहाँ पर उनकी बातों को थोड़ा सा उन्हीं के लफ्ज़ों में ही लिख देना मुनासिब है। बजरंग लाल कह रहा था, मगर रानी साहिबा, हमें चंद्रदत्त से आपकी मोहब्बत कुछ खतरनाक लगती है। किस मामले में? देवकी ने पूछा। मुमकिन है कि चंद्रदत्त की मोहब्बत में फंसकर आप दोनों अपने असली मकसद को भूल जाएं, बजरंग ने कहा। हालांकि मुझे मालूम है कि चंद्रदत्त से आपकी मोहब्बत बहुत पुरानी है। इस मोहब्बत के बारे में खुद महाराज अशोक दत्त को भी कुछ नहीं मालूम था। इसलिए जब तक वे जिंदा थे तब तक आप लोग बहुत छुप छुप कर मिला करते थे। मगर जब से वे मरे हैं तब से आपका खुलकर मिलना कुछ ज़्यादा ही होने लगा। अगर ये भेद महाराज शंभुदास को पता लग गया तो बड़ा ही बुरा होगा। तुम इतने दिनों से हमारे साथ रहते हो बजरंग, लेकिन फिर भी हमारी चाल नहीं समझे, देवकी ने मगा। मैं किसी से भी कोई बात बिना मतलब की नहीं किया करती हूँ। एक बात तो सोचो कि मुझे मोहब्बत के लिए चंद्रदत्त ही क्यों मिला? वह तो शादीशुदा है, जवानी में कदम रखने को तैयार 2 लड़के भी हैं। फिर मैंने उसी से मोहब्बत क्यों की? उससे मोहब्बत का सबब दिल की मजबूरी नहीं बल्कि कुछ और ही है। क्या मतलब? बजरंग लाल भी चौंका। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी मोहब्बत के जाल में फंसकर चंद्रदत्त भी खत्म हो जाएगा, बल्कि इसी शांति के साथ जैसे कि चंपानगर में हमारा काम चल रहा है। राजगढ़ के भी शाही खानदान की संतति आगे न चल पाएगी और वहाँ के राजा तुम होगे। यह सुनकर मैं तो पागल सा हो ही रहा था। बजरंग लाल भी चौंक पड़ा। इसी बारे में उनमें और भी बहुत सी बातें होती रहीं। बस
अब उनकी बातों का ज़्यादा खुलासा न लिखकर मैं आपको बता ही देता हूँ कि इन बातों से मुझे पता लगा कि रानी देवकी चंद्रदत्त से मोहब्बत करती है, वो भी ऐसी कि जिसमें उसे फंसाकर वह राजगढ़ पर अपना कब्जा करना चाहती है। इसी तरह की बातें करते हुए वे सीधे राजगढ़ पहुंच गए। वे तो महल में चले गए, मगर काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका। महल के दरवाजे के बाहर एक दरख्त पर बैठा मैं उनके लौटने का इंतज़ार करता रहा। रात के कोई तीसरे पहर में वे लौटे। उसी तरह की बातचीत करते हुए वे चंपानगर की तरफ वापस लौटे। उनकी बातों से मुझे इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली जितनी ऊपर के आया हूँ। उनका पीछा करता हुआ मैं चंपानगर वापस आ गया। महल के बाहर से ही बजरंग और रानी साहिबा चुपचाप अपने अपने रास्तों पर चले गए। मैं अपने कमरे में पहुंचकर उनकी बातों पर गौर करने लगा। भरतपुर की मैं क्या खैर खबर लाया वो तो मैं भूल चुका था। बस अब तो मेरा दिमाग रानी साहिबा, बजरंग और चंद्रदत्त में ही उलझा हुआ था। जो कुछ मैंने देखा था उस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं था, अतः वे सब बातें आपको बताने की मैं हिम्मत नहीं कर सका। सो मैंने अगले दिन वह चिट्ठी शिकायत बक्से में डाल दी। देवकी की एक बात से यह भी जाहिर हुआ था कि यहाँ यानी चंपानगर में भी कोई गहरा चक्कर चल रहा है। वो चक्कर क्या है ये जानने के लिए भी मैं बेचैन हो गया। फिर ये काम आपने मुझे ही सौंप दिया। खत मिलने की बात तो आपने मुझसे ही नहीं कही, मगर हाँ, इतना कहा कि मैं रानी देवकी पर नज़र रखूँ। मैं अपने काम पर लग गया, मगर कोई खास बात पता नहीं लगी। अक्सर रात को बजरंग और देवकी राजगढ़ जाते थे, मगर जितना मुझे मालूम था इससे ज़्यादा कुछ भी मालूम ना हो सका। आज यानी करीब 6 महीने बाद मैंने ज़्यादा बातें पता लगाने का फ़ैसला किया। आज दिन में ही मैं राजगढ़ चला गया था। अपनी अय्यारी के महल में घुस गया अपनी अय्यारी से महल में घुस गया और एक ऐसे सिपाही को गिरफ्तार करके उसका भेष बनाया जो चंद्रदत्त के कमरे के बाहर तैनात था। यह काम मैं शाम तक कर पाया था। उसका भेष बनाकर मैं चंद्रदत्त के कमरे के बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। रात को ठीक वक्त पर बजरंग लाल और रानी साहिबा वहाँ पहुँचे। वे कमरे में चले गए। मैंने किवाड़ों की दरार से झाँक कर देखा। अंदर पहुंचकर उन तीनों के बीच इधर उधर की मामूली बातें होती रहीं। फिर चंद्रदत्त ने बजरंग लाल को हुक्म दिया, बजरंग, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हो। यह सुनते ही बजरंग चौकी पर से उठ खड़ा हुआ। मैं समझ गया कि अब वह कमरे से निकलेगा। मैं सीधा खड़ा हो गया। मैं समझ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है वो रोज़ाना का क्रम है। बजरंग लाल के आराम के लिए चंद्रदत्त ने कोई कमरा मुकर्रर कर रखा है, जिसमें वह इसे भेज देते हैं और फिर इस कमरे में दोनों रंगरलियाँ मनाते हैं। वैसा ही हुआ भी। बजरंग लाल चला गया। दरवाज़ा अंदर से फिर बंद। मैंने झांक कर देखा। एक दूसरे की बाहों में समाकर देवकी और चंद्रदत्त मसहरी पर गिर गए। इसके बाद कमरे में वह सब कुछ हुआ जिसका हक सिर्फ आपको है। साथ ही साथ उनमें बातें भी होती रहीं। मैं उनकी एक एक हरकत देखता व सुनता रहा था। उनकी बातों का खुलासा हाल तो क्या बताऊं, सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जो कुछ आपने इन खतों में पढ़ा है वो सब कुछ मैंने उनकी बातों से जाना। ये भी जान गया कि खुद बजरंग को अभी तक ये नहीं मालूम कि वह देव की नहीं गायत्री है। ये भी मालूम हुआ कि एक डिब्बे में सारी चिट्ठियाँ हैं जो दीपशाह ने अशोक दत्त को और गायत्री ने अशोक दत्त को और चंद्रदत्त को लिखी थी। बातों बातों में गायत्री ने चिट्ठियों का ये डिब्बा देखने की इच्छा जाहिर की। मैं किवाड़ की दराज में झाँक कर सब कुछ देख ही रहा था। मैंने देखा कि चंद्रदत्त ने कमरे की एक बहुत ही गुप्त जगह से वह डिब्बा निकालकर गायत्री को दिखाया। गायत्री ने राय दी कि इस डिब्बे में मौजूद सभी खतों को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये किसी के हाथ लग गए तो चंपानगर में क्या क्या हुआ है ये सबूत शहीद दुश्मन को मालूम हो सकता है। पहले तो चंद्रदत्त उन्हें फाड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब गायत्री ने उसे समझाया कि ये खत ही एक ऐसा सबूत है जो अगर किसी तरह हमारे किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो वह बहुत लाभ उठा सकता है। हमने जो कुछ भी किया है इन खतों में वो हमने ही साफ साफ लिखा है। इसी तरह कई तरीके से जब गायत्री ने उसे ये बात समझाई और ज़्यादा ही जिद की तो चंद्रदत्त उन्हें ख़त्म करने के लिए राज़ी हो गया। इधर उनकी बातें सुनने के बाद मेरा दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। मैं समझ चुका था कि उस डिब्बे के अलावा दुनिया में कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे इनकी घिनौनी साजिशों का पर्दाफाश हो सके, और उसी सबूत को अब ये ख़त्म कर देना चाहते थे। आप समझ सकते हैं कि मैं उस सबूत को ख़त्म होने देना कैसा चाहता। हालांकि आप समझ सकते हैं कि मैं वहाँ राजमहल में अकेला ही था। डिब्बा इस वक्त हासिल करना कितना मुश्किल था, परंतु अगर मैं उस वक्त चूक जाता तो फिर एकमात्र सबूत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। मैंने अपनी जान पर खेलकर उस डिब्बे को हासिल करने का फ़ैसला किया। अभी गायत्री डिब्बा खोलना चाहती ही थी कि मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया। कौन है? अंदर से चंद्रदत्त बोला। ये मैं हूँ महाराज, बजरंग लाल। मैंने बजरंग की आवाज़ में कहा। बड़ी गड़बड़ हो गई है, जल्दी से दरवाज़ा तो खोलिए। मेरे इस अल्फाजों का उन पर क्या असर हुआ ये जानने के लिए पुनः अंदर का हाल देखा।
मेरी आवाज़ सुनने के बाद उन्होंने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा। डिब्बे को खोलने वाली गायत्री के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए थे। चंद्रदत्त और वे साथ साथ दरवाजे पर बढ़े। मैं सतर्क होकर सीधा खड़ा हो गया। अंदर से सांकल खुलने की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुला। तब चंद्रदत्त ने कहा, क्या बात? मगर मैंने उन्हें एक शायद का भी मौका न दिया। चंद्रदत्त के पास ही खड़ी गायत्री के हाथ से डिब्बा छीना और बिना कुछ कहे सुने गैलरी में भागा। एक बार को तो वे दोनों चकित से रह गए और सब कुछ समझते ही चंद्रदत्त चीख पड़े। उनके चीखने की देर थी कि महल के हर कोने से खतरा मेरी तरफ बढ़ा। डिब्बे को अपने बटुए में डाल म्यान से मैं तलवार निकाल चुका था। महल में चारों तरफ एकदम शोर मच गया। मगर मैं बेतहाशा भागता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंच गया। यहाँ मैं सिपाहियों के टकराव से नहीं बच सका। जितनी देर उनसे लड़ा उतनी देर में और आ गए। फिर क्या था, मैं अकेला और मेरे दुश्मन अनगिनत थे। अब मैं उनके बीच से निकलने का हाल बयान करके अपने मुंह से अपनी बहादुरी कहाँ तक बयान करूं। बस यही बहुत है कि किसी तरह यहाँ भाग कर आने में कामयाब हो गया। उसी लड़ाई में ही मेरी यह हालत हुई जो आप देख रहे हैं। मैंने अपने चेहरे का रोगन उनकी नज़रों से ओझल होकर रास्ते में ही उतारा है। उन सबके सामने मैं उसी सिपाही के बेस में था। सो वे वह नहीं जानते कि ये डिब्बा मैं ले आया हूँ। मेरी ओर तो ख्वाब में भी उनका ध्यान नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक फरमाया तुमने। अचानक कमरे के दरवाजे पर से उभरी उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों ही चौंक पड़े। दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ देवकी, बजरंगलाल और बहुत से सिपाही खड़े थे। हम अभी अपने होश भी कायम नहीं कर पाए थे कि उन सिपाहियों ने हमें एकदम ही पकड़ लिया। मैं गुस्से से चीखा, ये क्या बेअदबी है? हमें क्यों पकड़ा गया है? आपके इस अय्यार ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया, देवकी ने कहा। वरना आपको इस तरह गिरफ्तार करने का हमारा किसी तरह भी इरादा नहीं था। आपको तो हम उसी तरह ख़त्म करना चाहते थे जैसे उसके माँ बाप को कर दिया। सॉरी, जैसे आपके माँ बाप को कर दिया। हमें नहीं, इस बदकार औरत को पकड़ो, जो वह नहीं जो तुम समझे हो। हम चीखे। बहुत ज़ोर से हंसी गायत्री। बोली, माना शंभुदास की अभी तक चंपानगर में तुम्हारी तरफदारी करने वाले भी बहुत से मुलाजिम हैं, मगर अफसोस है कि उनमें से वैसा कोई नहीं है जो तुम्हारे हक के हैं। उन बेचारों को तो मालूम भी नहीं कि तुम यहाँ फंसे हो। तू सड़ सड़ कर मरेगी दुष्टा, तेरी लाश में कीड़े पड़ेंगे। हम चीख पड़े, हमारी लाश में तो मरने के बाद ही कीड़े पड़ेंगे शंभुदास, मगर लगता है कि तुम अपने जिस्म में पड़े कीड़े अपनी आंखों से देखोगे। इस वक्त वो मुझे किसी राक्षसी से कम नहीं लग रही थी। वैसे ये जो भी कुछ हुआ है वह हम नहीं चाहते थे, मगर तुम्हारे इस अय्यार ने वैसा करने के लिए मजबूर कर दिया। वाकई, जब तक हम चंपानगर से दूर रहे तब तक हमें इस बात का गुमान भी नहीं हो पाया था कि यह काम तुम्हारे हक के किसी मुलाजिम का हो सकता है। लेकिन चंपानगर में आते ही हमें मालूम हो गया कि महाराज जगमोहन किस हालत में यहाँ पर आए हैं। यह पता लगने के बाद ही हमें शक हुआ। थोड़ी देर कमरे के बाहर खड़े होकर तुम्हारी बात सुनी और अब सामने। इस तरह मैं और जगमोहन चीखते रहे, मगर फ़ायदा कुछ नहीं। हमें गिरफ्तार कर लिया गया। चिट्ठियों का वह डिब्बा भी छीन लिया। नीचे तहखाने में ले जाकर जगमोहन को तो हमारी आंखों के सामने ही मार डाला। मरता मरता भी जगमोहन बेचारा हमारे ही तरफदार और वफादार रहा। हमने चीख चीख कर कहा कि वह हमें भी मार डाले, मगर उसने हमसे वह भेद पूछा जो मरने से पहले हमारे पिताजी ने हमें बताया था। वह भेद उसे बताने का तो सवाल ही नहीं था। वह भेद पूछने के लिए हमें तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती रहीं। कैद में ही एक बार बजरंग और गायत्री ने हमें आकर बताया कि दुनिया की निगाह में हम मर चुके हैं। उसने बताया कि हमें गिरफ्तार करने के बाद उसने अपने हक के एक अय्यार को हमारी सूरत में रखा और फिर कुछ दिनों बाद रियाया में हमारी बीमारी की खबर फैल गई। हमारे भेष में अय्यार बीमारी का नाटक करता रहा। एक दिन चंपानगर की रियाया ने सुना कि शंभुदास मर गए हैं। हमारी एक नकली लाश भी फूंक दी गई। अब भला किसे गुमान हो सकता था कि हम किस तरह इस दुष्टा की कैद में एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी नहीं कि अपनी ज़िंदगी में हम कभी उस कैद से छुटकारा पा सकेंगे, मगर इतने सालों बाद भगवान बनकर शेर सिंह और बंकम दास वहाँ पहुँचे। आप ही लोगों की बदौलत आज हम यहाँ बैठे अपना हाल भी कह रहे हैं, वरना। खैर, भूतेश्वर नाथ ने कहा, अब तो ज़माने ने फेर खाया है। उस दुष्टा को अच्छी तरह से अपनी करनी का फल मिलेगा। आपने आखिर तक वह भेद तो उसे नहीं बताया ना, जो आपके पिताजी ने कहा था। वो भेद बताने के बाद तो शायद हम जिंदा भी नहीं रहते। बेशक ऐसी ही बात है, भूतेश्वर नाथ ने कहा। आपका वह भेद छिपाना ही आपको जिंदा रखे हुए था। खैर, अब वक्त बदला है। सारे दुष्टों को अपनी करनी का फल अच्छी तरह भोगना होगा। आज तो आपको ये भी हक है कि कांता को अपनी बेटी कह सको। फिर इन लोगों के बीच महाराज शंभुदास के हाल को लेकर ही बातचीत बराबर चलती रही। जब किसी के पास उस बारे में और ज़्यादा बातें करने की जगह न रही तो शेर सिंह ने पूछा, गुरुजी, अब हमारा और सुरेंद्र सिंह का हाल तो बयान करो। बड़े बेसब्र हो रहे हो शेर सिंह, भूतेश्वर नाथ हल्के से मुस्कुराकर बोले। अभी आगे कुछ कहने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला ही था कि पहाड़ी के रास्ते से दो आदमी इधर आते चमके।
कोई भी आदमी उनकी शक्ल सूरत और पहनावे से ही जान सकता था कि वे दोनों ही अय्यार हैं। वे इन लोगों के पास आए, भूतेश्वर नाथ के पैर छुए और सबको सलाम कर वहीं बैठ गए। क्या खबर लाए? कुछ औपचारिक बातों के बाद भूतेश्वर नाथ ने पूछा। चंपानगर में महाराज देव सिंह के गायब होने का बड़ा ही ज़बरदस्त हड़कंप है। वहाँ जगह जगह इसी बात का तरद्दुद है कि रात को देव सिंह अपने कमरे में सोए और ना जाने कहाँ गायब हो गए। महाराज सूर्यजीत रायगढ़ी पहुँच चुके हैं। रमाकांत भी उनसे मिल चुका है। अब वे महाराज शेर सिंह के खिलाफ सुरेंद्र सिंह की मदद के लिए तैयार हैं। बहुत से अय्यार उन्होंने भरतपुर की ओर भेजे। भूतेश्वर नाथ ने दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या खबर लाए? मैं सीधा राजगढ़ से आ रहा हूँ गुरुजी, उसने जवाब दिया। आजकल की घटनाओं से महल में बड़ी बुरी तरह से खलबली मची हुई है। चंद्रदत्त के अय्यार तो उन्हें उलाहना दे रहे हैं कि उन्होंने पहले ही देव सिंह को गिरफ्तार कर लेने की राय दी थी। अब ना गिरफ्तार करने का ही तो सबब है कि देवकी के यहाँ से रात को देव सिंह भाग गया। शंकर दत्त की हालत तो ये सुनते ही बराबर हो गई कि कांता की शादी इस तरह देव सिंह से हो गई है। इस वक्त वहाँ का एक एक आदमी देव सिंह के खून का प्यासा है। ये सब कुछ तो होना ही था। भूतेश्वर नाथ ने जवाब दिया। आगे भी जो होना है सो तो हो गई। अब वो वक्त आ गया है जब हमें शेर और देव की हकीकत बतानी है। इसी तरह की एक आध बात के बाद भूतेश्वर नाथ ने नए आने वाले उन दोनों अय्यारों को वहाँ से जाने का इशारा किया। वे दोनों चले गए तो भूतेश्वर नाथ ने नंबरवार शेर और देव को देखा और बोले, तुम दोनों भरतपुर रियासत के मालिक हो। शेर, देव, कांता और शंभू इत्यादि सभी भूतेश्वर नाथ के इस वाक्य पर बुरी तरह चौंक पड़े। भूतेश्वर नाथ ने आगे कहना शुरू किया। तीसरा बयान। यूँ तो भरतपुर रियासत का इतिहास बहुत पुराना है, मगर हम यहाँ सिर्फ उन्हीं बातों को खुलासा करेंगे जिनकी यहाँ ज़रूरत है। भूतेश्वर नाथ ने कहना शुरू किया, और जिनके बिना तुम हमारी बात का मतलब नहीं समझ सकते। आज से कोई 40 साल पहले यहाँ निर्भीक सिंह नाम के राजा की हुकूमत थी। उसकी पत्नी का नाम रुक्मणी था। उनसे पहले भरतपुर का इतिहास उन्हीं के वंशों से भरा पड़ा है। उनके पिता, दादा, परदादा ही भरतपुर पर हुकूमत करते आए थे और निर्भीक सिंह को यह रियासत विरासत में मिली थी। इस खानदान की पीढ़ी की अमलदारी में भरतपुर के लोग वहाँ खुश रहते थे। इस खानदान की पीढ़ी के खून में ही कुछ ऐसी बात थी कि हमेशा ही यहाँ का राजा जुल्म सितम का दुश्मन, रियाया का हमदर्द और नेक रहा था। निर्भीक सिंह भी अपने खून की परंपरा के मुताबिक भरतपुर की रियाया को खुश रखने में कामयाब थे। हमने अपना हाल 40 वर्ष पहले से इसलिए शुरू किया है क्योंकि इतने ही दिन पहले भरतपुर की गद्दी पर बैठ भरतपुर के निर्भीक सिंह कुमार की जगह राजा कहलाए। इनका राज कोई 15 साल बिना किसी अड़चन से आराम से चलता रहा। इसके बाद रुक्मणी से उनकी शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद रुक्मणी के पेट से एक बच्चे ने जन्म लिया, जो तुम यानी शेर सिंह हो। इसके 2 साल बाद रुक्मणी के गर्भ से फिर एक लड़के ने जन्म लिया, जो तुम यानी देव सिंह हो। यानी हमारे माता पिता का नाम निर्भीक सिंह और रुक्मणी है, शेर सिंह ने कहा। बेशक, दृढ़ता के साथ कहने के बाद भूतेश्वर नाथ ने आगे कहा, तुम दोनों उन्हीं के लड़के हो। जिस तरीके से तुम्हारा खानदान भरतपुर पर हुकूमत कर रहा था, उसी तरह एक सिंह खानदान भरतपुर की फ़ौजों में दीवानी का काम कर रहा था। जैसे ही तुम्हारे खानदान का नया वारिस राजगद्दी पर बैठता, दीवानी के काम में भी सिंह खानदान का नया वारिस आ जाता। इसी तरह से निर्भीक सिंह के गद्दी पर बैठते ही अपनी खानदानी परंपरा के मुताबिक गजेंद्र सिंह सेनाओं का दीवान मुकर्रर हुआ। एक लंबे समय से इन दोनों खानदानों में खूब पट रही थी, मगर विधि ने तो पहले ही लिख दिया था कि यही खानदान आगे चलकर कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। नए दीवान यानी गजेंद्र सिंह की भी शादी हो चुकी थी और उसका भी एक लड़का था। उसका नाम था सुरेंद्र सिंह। परंपरा के मुताबिक सुरेंद्र सिंह भी तुम्हारा यानी शेर सिंह दीवान मुकर्रर होना था। मगर आज तुम देख रहे हो कि सुरेंद्र सिंह भरतपुर का शहंशाह है, और तुम्हें यह भी आज ही हमारी ज़ुबानी मालूम पड़ा है कि भरतपुर रियासत तुम्हारी है। प्रेमी पाठकों, हमारे ख्याल से ऊपर लिखी थोड़ी सी बातें और पिछले 11 भागों में जगह जगह लिखे इस कथानक से ताल्लुक़ रखने वाले अंशों से आप समझ गए होंगे कि भरतपुर रियासत शेर सिंह और देव सिंह की है। वैसे तो बस यही समझ लेना बहुत है, मगर ये रियासत सुरेंद्र सिंह के हाथ में किस तरह आई, इसका थोड़ा सा हाल तो यहाँ पाठक पढ़ना ही चाहेंगे। हाँ, ज़्यादा लिखना ज़रूर आपको बोर कर सकता है, क्योंकि आप खास बात तो जान ही चुके हैं। अतः यहाँ हम सिर्फ वही हाल लिखते हैं जितना लिखना मुनासिब है। तो फिर हमारी रियासत सुरेंद्र सिंह के कब्जे में कैसे आ गई? सवाल देव सिंह ने किया। यह सारी कार्रवाई खुद गजेंद्र सिंह ने तुम्हारे पिता निर्भीक सिंह के शासनकाल में की, भूतेश्वर नाथ ने जवाब दिया। दीवान खानदान के पहले लोग यानी गजेंद्र सिंह के बाप दादा तुम्हारे खानदान के जितने वफादार, ईमानदार, नेक और सच्चे चले आ रहे थे, गजेंद्र सिंह ने उस रास्ते को छोड़ दिया। नेकी का दामन छोड़ गजेंद्र सिंह बदनीयती पर उतर आया। कुछ दिन तो वह अपने बाप दादों की तरह ही ठीक से दीवानी करता रहा,
मगर ये ख्याल सिर्फ निर्भीक सिंह का था। असल बात यह थी कि गजेंद्र सिंह फौज का दीवान होने के सबब से फ़ायदा उठा रहा था। धीरे धीरे उसने सारी फौज को अपने हक में ले लिया। तुम्हारे पिता निर्भीक सिंह को इस बात का गुमान तक नहीं था। अब मैं अपने इस हाल में आगे तुम दोनों के नाम लेकर ही पुकारूंगा। हाँ, तो उस वक्त शेर सिंह 7 साल का था और देव सिंह 5 साल का, जब अचानक गजेंद्र सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यह हाल हम ज़रा मुख्तसर में कहे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वह एक ऐसी रात थी जब निर्भीक सिंह अपनी पत्नी के कमरे में यानी रुक्मणी, शेर और देव के साथ बातचीत कर हंस बोल रहे थे। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। निर्भीक सिंह को अपने चारों तरफ मंडराते खतरे के बादलों का बिल्कुल पता न था। उस कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद नहीं था, जिसमें निर्भीक सिंह, तुम दोनों और रुक्मणी के साथ मौजूद थे। अचानक ही उनको ऐसी आहट मिली जैसे बहुत से सिपाही उनकी तरफ आ रहे हों। उन्होंने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा तो कोई 30 सिपाहियों के साथ दरवाजे पर दीवान गजेंद्र सिंह खड़ा था। उसे देखकर निर्भीक सिंह ने पूछा, क्या बात है दीवान साहब, आपका यहाँ क्यों आना हुआ? गजेंद्र सिंह बिना निर्भीक सिंह की इजाज़त लिए कमरे में दाखिल हो गया। ये क्या बेअदबी है दीवान साहब, क्या इतना याद नहीं रहा कि महारानी रुक्मणी का कमरा है और इसमें दाखिल होने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है? निर्भीक सिंह ने कहा, हमें तुमसे ऐसी बेअदबी की उम्मीद नहीं थी। भरतपुर की रियाया, यहाँ के मुलाजिमों और फौजों को आपसे कुछ शिकायत है। गजेंद्र सिंह ने कहा। किस तरह की शिकायत है? निर्भीक सिंह ने पूछा था। यही कि भरतपुर पर शासन करना, यहाँ की रियाया को खुश रखना आपकी ताकत के बाहर हो गया है। क्या बकते हो? निर्भीक सिंह चीख पड़े। बकते नहीं महाराज, हम बिल्कुल ठीक कहते हैं। गजेंद्र सिंह ने अपने लिए हम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जो किसी भी मुलाजिम को कम से कम अपने मालिक के सामने नहीं करना चाहिए। बोला, रियाया फौज या करीब सभी मुलाजिमों का कहना है कि आपको तख्तो ताज और रियाया से ज़्यादा महारानी रुक्मणी और अपने बेटों से मोहब्बत है। इनके ख्याल के मुताबिक आप इन तीनों की मोहब्बत में इस कदर डूब गए हैं कि राजकाज की फिक्र ही नहीं रही। तो इन्हें समझाओ कि ये गलत सोचते हैं। निर्भीक सिंह ने कहा, हमें महारानी और बच्चों से मोहब्बत ज़रूर है, मगर हम इस मोहब्बत में इस कदर मशगूल नहीं है कि रियाया का ख्याल ही छोड़ दें। इन सबको समझाओ कि ये गलत है। मगर मेरा तो खुद यही ख्याल है कि ये लोग सही सोच रहे हैं, गजेंद्र सिंह ने कहा। क्या मतलब? निर्भीक सिंह उछल पड़े। जी हाँ, बड़ी धूर्तता के साथ गजेंद्र सिंह ने कहा। आज 4 महीने हो गए, रियासत के किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिली। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि आपको मुलाजिमों का बिल्कुल ख्याल नहीं है? ये क्या बकवास है? निर्भीक सिंह अपने होश में न रहे। हमने खुद तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मुलाजिमों की तनख्वाह बांट देना। 4 महीने से हम अपने हाथों से लगातार शाही खजाने से मुलाजिमों की तनख्वाह इस जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं कि तुम तनख्वाह बांट दो। क्या तुमने इन 4 महीनों में किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दी? खूब, गजेंद्र सिंह ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, बहुत खूब। तो आप अब इन बेचारे मुलाजिमों के सामने हमें ही बुरा बनाने चले। मानते हैं कि राजा लोग अच्छी तरह राजनीति जानते हैं, मगर हमने ऐसा नहीं सोचा था कि आप अपना जुर्म हम पर ही थोप देंगे। क्या बकवास है? क्या कभी दीवान भी तनख्वाह बांटा करते हैं? गजेंद्र सिंह ने कहा। तुमने आज से 4 महीने पहले खुद ही तो हमसे कहा था कि तनख्वाह तुम खुद बांट दिया करोगे। निर्भीक सिंह इस वक्त गुस्से के सबब से कांप रहे थे। हमने बिना किसी हुज्जत के ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी और तुम कहते हो कि तब तो आप ये भी कहेंगे कि रियाया पर जुल्म करके कर वसूल करने का हुक्म भी आपने हमें नहीं दिया था। गजेंद्र सिंह ने कहा, आपने ही तो कहा था कि चाहे जितनी सख्ती से काम लेना पड़े रियाया से कर लो। हमने आपके हुक्म की तामील की, रियाया पर तरह तरह के जुल्म करके टैक्स लिए, जिससे भरतपुर की रियाया आपके खिलाफ हो गई। मगर अब तो आप ऐसा ही कहेंगे कि ऐसा कोई भी हुक्म आपने नहीं दिया और हमने जो कुछ भी किया वो अपनी ही मर्जी से किया। हमने तुम्हें ऐसा हुक्म कब दिया? निर्भीक सिंह आश्चर्यचकित थे। हमें उम्मीद थी कि आप ऐसे ही कहेंगे, गजेंद्र सिंह ने कहा। आप सारा दोष हम पर ही थोपेंगे, मगर रियाया इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो आपकी इस मिसाल में आ जाएगी। रियाया अच्छी तरह जानती है कि सब कुछ किसके हुक्म से हुआ। इतना सुनते ही निर्भीक सिंह आपे से बाहर हो गए। उन्होंने झपट कर गजेंद्र सिंह का गला दबाने की कोशिश की, मगर गजेंद्र सिंह तो इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार ही था। उसने एक झटके के साथ म्यान से तलवार निकाल ली और बोला, भरतपुर की रियाया का फैसला है कि अब उसे आप जैसा जुल्मी, खुदगर्ज और जालिम शहनशाह नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे अपने शहनशाह का दर्जा दिया है। ओह, तो तुम भरतपुर के शहनशाह बनने के ख्वाब देख रहे हो? निर्भीक सिंह ने कहा। ख्वाब नहीं देख रहे हैं निर्भीक सिंह, बल्कि बन गए हैं। कहते हुए गजेंद्र सिंह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, महाराज को गिरफ्तार कर लो। उसका हुक्म होते ही सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। महारानी रुक्मणी ने बीच में बोलने की कोशिश की, मगर उन्हें भी पकड़ लिया गया। तुम दोनों इतने छोटे थे कि जो कुछ हो रहा था उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। गजेंद्र सिंह के अचानक इस बदलाव पर निर्भीक सिंह हक्के बक्के से रह गए थे। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि दिमाग कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। यूँ तो गजेंद्र सिंह और निर्भीक सिंह की बातों का हाल बहुत लंबा है, मगर हम यह संक्षेप में इतना ही कहना बहुत समझते हैं कि तुम चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। असल मामला यह है कि गजेंद्र सिंह की साजिश
करीब 4 महीने पहले से चल रही थी। 4 महीने पहले ही गजेंद्र सिंह ने तनख्वाह बांटने के साथ साथ जिम्मेदारी के और कई काम अपने हाथ में ले लिए थे। उस वक्त निर्भीक सिंह को बिल्कुल ख्याल नहीं था कि गजेंद्र सिंह ऐसा करना चाहता है। अगर देखा जाए तो निर्भीक सिंह की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने गजेंद्र सिंह पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन किया और उन्होंने कुछ अहम जिम्मेदारी के काम सौंप दिए। यह भी हकीकत है कि सारी जिम्मेदारियां गजेंद्र सिंह को सौंपकर निर्भीक सिंह राज्यों के कामों की तरफ से इन 4 महीनों में बिल्कुल ही गायब हो गए। किसी भी राजा को अपने किसी भी मुलाजिम पर इतना यकीन करना गलत है, और बेशक ये गलती निर्भीक सिंह ने ही की थी। उसी का फल उन्हें भोगना पड़ा। राजनीतिक हिसाब से सम्राट का किसी मुलाजिम पर इतना यकीन करना गलत माना जाता है। किसी भी राजा को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। हुकूमत के हिसाब से तो आपका कहना ठीक है गुरुजी, शेर सिंह ने कहा। वैसे देखा जाए तो असली गुनाहगार तो वही आदमी होता है जो किसी के यकीन का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अगर हमारे पिता ने गजेंद्र सिंह पर यकीन किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गजेंद्र सिंह ने उनके साथ विश्वासघात करके अच्छा किया। ऐसा हमने कब कहा? भूतेश्वर नाथ ने कहा। और ना ही कोई ऐसा कह सकता है। हम तो सिर्फ एक शहंशाह का उसूल बता रहे थे। किसी भी शहंशाह को अपने किसी मुलाजिम पर यकीन करके सारी जिम्मेदारी सौंप कर अंटा गाफिल नहीं होना चाहिए। ऐसा तुम्हारे पिता ने किया तो कितना बड़ा धोखा खाया। कुछ आदमी तो गजेंद्र सिंह ने अपने हक में पहले ही कर रखे थे। फिर जिम्मेदारियां हाथ में लेकर उसने तुम्हारे पिता का नाम नाम पर गलत काम किए, जैसे 4 महीने की किसी को तनख्वाह नहीं देना और यह कहना कि महाराज निर्भीक सिंह के मुताबिक शाही खजाना खा लिए। अपने हक के सिपाहियों के जरिए रियाया पर कर वसूल करने के लिए निर्भीक सिंह के नाम पर तरह तरह के जुल्म इत्यादि ढाए गए। इसी तरह के निर्भीक सिंह के नाम पर बहुत से गलत काम इन 4 महीनों में भरतपुर की रियाया पर हुए। इस तरह भरतपुर की रियाया निर्भीक सिंह के खिलाफ हो गई। उधर तुम्हारे पिताजी को इन बातों की कुछ भी खबर नहीं लगी। कुछ तो यही लापरवाह हो गए थे, कुछ गजेंद्र सिंह के आदमी ने किसी फरियादी को उन तक पहुंचने नहीं दिया। मुख्तसर में यही कहना काफ़ी है कि इन 4 महीनों में गजेंद्र सिंह ने अपने हक के आदमियों की मदद से भरतपुर की रियाया और मुलाजिमों को निर्भीक सिंह के खिलाफ भड़काकर अपने हक में कर लिया। राज्य की तरफ से बिल्कुल अंटा गाफिल होने का नतीजा ही निर्भीक सिंह को भुगतना पड़ा। भरतपुर में यह मुनादी करवा दी गई कि राजा निर्भीक सिंह को उनकी पत्नी और बच्चों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और अब यहाँ के राजा खुद गजेंद्र सिंह हैं। खुद हमने भी ये मुनादी सुनी और खुश हो गए। खुश हो गए? चौंका देव सिंह। इस मुनादी को सुनकर आपको भी खुशी हुई थी? सबसे ज़्यादा खुशी तो हम ही को हुई थी, भूतेश्वर नाथ ने कहा। उनके इन अल्फाजों पर सब तरद्दुद के साथ उनका मुंह ताकने लगे। वे शेर सिंह और देव सिंह की तरफ देख बड़े ही प्यारे तरीके से मुस्कुराए और बोले, मुझे मालूम है कि तुम्हें इस बात का तरद्दुद है। तुम्हारा ये तरद्दुद उस वक्त दूर होगा जब मैं अपना थोड़ा सा हाल तुमसे कहूँगा। इस तरद्दुद को दूर करने के लिए अब ज़रा गौर से हमारा हाल सुनो। सदियों पहले अमर सिंह नाम के एक दिग्विजयी राजा ने तिलिस्म मनवाया। अमर सिंह अपने अय्यार राक्षसनाथ से बड़ी मोहब्बत करते थे। उनके कहने पर खुद राक्षसनाथ ने यह तिलिस्म बांधा और अमर सिंह ने तिलिस्म का नाम भी राक्षसनाथ का तिलिस्म ही रखा। उस वक्त भी अमर सिंह राजा के यहाँ दीवान का काम गजेंद्र सिंह के बुजुर्ग ही करते थे। यानी हम उन्हीं अमर सिंह के खानदानी हैं? शेर सिंह ने चौंक कर पूछा। बेशक, भूतेश्वर नाथ ने कहा, और हम खुद राक्षसनाथ के वंशज हैं। अमर सिंह ने इस तिलिस्म का दारोगा भी राक्षसनाथ को मुकर्रर किया। तुम जानते हो कि दारोगा खानदान की जिम्मेदारी ये होती है कि वह तिलिस्म राक्षसनाथ की चाबी तिलिस्म के मालिकों को सौंपे। यह तिलिस्म राक्षसनाथ ने अनेक कारीगरों, ज्योतिषियों और तरह तरह की बातों के विशेषज्ञों की मदद से बांधा था। तिलिस्म की चाबी राक्षसनाथ ने एक किताब के रूप में तैयार की। ये किताब राक्षसनाथ ने खुद अपने खून से लिखी है। इसी सबब से उसका नाम भी रक्त कथा है। उस किताब में लिखा है कि कई पीढ़ियों तक अमर सिंह के वंशज भरतपुर पर राज्य करते रहेंगे और दीवान खानदान के वंशज दीवानी करते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब अमर सिंह के किसी वंशज के यहाँ 2 पुत्र जन्म लेंगे। उस वक्त दीवान खानदान का कोई दीवान उस राजा के खिलाफ बगावत करेगा। दीवानी की दीवान की यह बगावत जिस राजा के खिलाफ होगी उसी के राजकुमार इस तिलिस्म को तोड़ेंगे। रक्त कथा हमारे खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पास आ चुकी थी। मेरे पिता भूतनाथ ने मुझे ये सारी बातें समझा दी थी कि जो मैं आपको ऊपर बताया आया हूँ। कुछ हाल रक्त कथा में भी पढ़ लिया था। रक्त कथा में लिखा था, दीवान खानदान का कोई भी दीवान जब अमर सिंह वंशज के किसी भी राजा के खिलाफ बगावत करे तो तिलिस्म दारोगा राक्षसनाथ वंश के तत्कालीन दारोगा को समझ जाना चाहिए कि जिस राजा के खिलाफ दीवान ने बगावत की है उस राजा के लड़के ही इस तिलिस्म को तोड़ सकेंगे। ये बात मैंने रक्त कथा में खूब अच्छी तरह से पढ़ ली थी, और जब मैंने ये खबर सुनी कि दीवान खानदान के दीवान गजेंद्र सिंह ने अमर सिंह खानदान के राजा निर्भीक सिंह के खिलाफ बगावत कर दिया तो मैं समझ गया कि निर्भीक सिंह के दोनों लड़के यानी कि तुम ही केवल उस तिलिस्म को तोड़ोगे।
मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये सब काम मेरे ही काल में होगा। ओह, शेर सिंह के मुंह से निकला। हम तो चकरा ही गए थे। मरते वक्त मेरे पिता ने मुझे राक्षसनाथ की लिखी रक्त कथा और अपनी लिखी मुकरन देते हुए कहा था, बेटे, तुमने राक्षसनाथ के तिलिस्म का नाम सुना है। हम उसी राक्षसनाथ के वंशज हैं। ये तिलिस्म अमर सिंह का है, जिसके वंशज अभी तक भरतपुर पर राज्य कर रहे हैं। रक्त कथा राक्षसनाथ ने लिखी थी, यह मुकरंद खुद मैंने लिखा है। रक्त कथा के कुछ मुश्किल अल्फाजों को आसान करके मैंने मुकरंद में लिखा है, ताकि तिलिस्म तोड़ने वाले कुमारों को तरद्दुद का सामना न करना पड़े। और उन्होंने हमें बताया कि हमारा खानदान इस तिलिस्म का दारोगा है, और ये दोनों किताबें अमर सिंह के खानदानी उन दोनों कुमारों को सौंपनी है, जो राक्षसी खानदान की परंपरा के मुताबिक भरतपुर के राजा न बने। उससे पहले हमें चुपचाप ही रहना और किसी को ये भी नहीं बताना है कि हम राक्षसनाथ के तिलिस्म के दरोगा हैं। सो मैंने ऐसा ही किया था। आज से पहले हमने किसी को नहीं बताया कि हम उस तिलिस्म के दारोगा हैं। आज जब वक्त आ गया तो हम बता रहे हैं। ओह, देव सिंह के मुंह से निकला। अब कुछ मामला समझ में आया। हाँ, तो उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? हमारे पिता ने हमें बताया कि जब भी भरतपुर का कोई दीवान राजा से बगावत करेगा तो राजा का कोई एक वफादार मुलाजिम तत्कालीन दो कुमारों में से एक कुमार को बचा ले जाएगा। जिस कुमार को यह वफादार मुलाजिम बचाएगा वो छोटा राजकुमार होगा। बड़े कुमार को खुद हमें यानी दारोगा वंश के किसी भी आदमी को बचाना होगा। हमारे पिता ने कहा था कि अगर तुम्हारे काल में ऐसा हो, यानी कोई दीवान राजा के खिलाफ बगावत करे, तो राजा के बड़े लड़के को तुम्हें बचाना होगा। अगर तुम्हारे काल में ऐसा ना हो तो तुम भी अपने बेटे से मरने से पहले ये सब बातें कह जाना, जो कि हमने कही हैं। और हमारे भाग्य की बात थी कि दीवान ने हमारे ही काल में वो बगावत कर दी। तब तो हमें हरकत में आना ही था। अब तुम सोच सकते हो कि वफादार मुलाजिम कौन था, जिसने निर्भीक सिंह के छोटे लड़के को बचाया, और दारोगा खानदान का प्रधान सा दारोगा था, जिसने कि उनके बड़े लड़के को बचाया। बात साफ है कि मुझे बचाने वाले तो आप ही थे, शेर सिंह ने कहा। और मेरे ख्याल से मुझे बचाने वाले द्वारका सिंह थे, देव सिंह ने कहा। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक समझा है, भूतेश्वर नाथ ने कहा। रक्त कथा में जिस वफादार मुलाजिम का हवाला है वे बेशक द्वारका सिंह है, और हम तो हैं ही तुम्हारे दारोगा। रक्त कथा में लिखी हुई एक एक बात ही सच साबित सिद्ध हुई है। तो ये जो भी हुआ, क्या राक्षसनाथ ने रक्त कथा में पहले ही लिखा था? देव सिंह ने पूछा। जी हाँ, भूतेश्वर नाथ ने जवाब दिया। हमने अभी अभी आपको बताया कि रक्त कथा बड़े बड़े विद्वानों की मदद से लिखी गई है, जिनमें एक से एक बड़ा भविष्यवक्ता भी है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी पहले ही इसमें लिख दी थी, जो सच साबित हुई है। इसका मतलब हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़्यादातर बातें रक्त कथा में ही लिखी हुई हैं? देव सिंह ने पूछा। और उसी सबब से मुझे यह मालूम पड़ जाता था कि अब तुम दोनों के साथ क्या होने वाला है, भूतेश्वर नाथ ने बताया। इसमें साफ साफ लिखा है कि जब शेर सिंह और देव सिंह फला फला उम्र के हो जाएंगे तो देव सिंह की मोहब्बत कांता से होगी। शेर सिंह भरतपुर के तत्कालीन राजा का यार होगा, जो देव कांता की इस मोहब्बत के खिलाफ राजा की मदद करेगा। इस चक्कर में इन दोनों भाइयों के टकराव भी होंगे। फिर भी देव कांता की शादी को दुनिया की कोई ताकत न रोक सकेगी। इस तरह रक्कथा में सभी कुछ लिखा है, यहाँ तक कि जो इस वक्त हो रहा है वो भी लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तत्कालीन दारोगा खुद शेर और देव को सारी हकीकत बताएगा। मगर आप तो कहते थे कि आपको हमसे ताल्लुक़ रखने वाली जानकारी या एक कला, वो सब तुम बच्चों को बहकाने की बात थी, भूतेश्वर नाथ ने कहा। हकीकत यही है कि हमें हर जानकारी रक्कथा और मुकरन से होती थी। मगर ये सुनकर तुम्हें तरद्दुद होगा कि सिर्फ यहीं तक का हाल रक्कथा में लिखा है, यानी अब तुम्हारे साथ आगे क्या होगा इसका कोई भी उल्लेख रक्कथा में नहीं मिलता। यानी अब हम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। बस इससे आगे उसमें तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि यही दोनों कुमार तिलिस्म तोड़ेंगे और भरतपुर का राज्य वापस लेंगे। क्या द्वारका सिंह जी को भी रखा के बारे में कुछ मालूम नहीं था? तो नहीं, उन्हें कुछ मालूम न था, भूतेश्वर नाथ ने कहा। इन्होंने तो सिर्फ तुम्हें इसी सबब से बचाया क्योंकि वे निर्भीक सिंह के वफादार मुलाजिम थे। जिस जिस तरह से इन्होंने तुम्हें बचाया है, अगर वह सब हाल सुनोगे तो हर आदमी का दिल ज़रूर भर आएगा। मैं उस हाल को सुनना चाहता हूँ, देव सिंह ने कहा। पहले तो द्वारका सिंह सुनाने से इनकार करते रहे, मगर जब भूतेश्वर नाथ ने उससे सिफारिश की तो बोले, पहली बात तो यही है कि जिन दिनों महाराज निर्भीक सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जब हम उनके मुलाजिम थे तो हम यह धर्मवती अंधे नहीं थे। हम महाराज निर्भीक सिंह के मुलाजिमों में से एक थे। जब हमें मालूम हुआ कि गजेंद्र सिंह ने महाराज को गिरफ्तार करा लिया है तो सोचने लगे कि महाराज की मदद किस तरह की जाए। महल का एक एक मुलाजिम और रियाया उस वक्त गजेंद्र सिंह के हक में थी, मगर मेरा और धर्मवती का दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि सच्चाई ये है जो गजेंद्र सिंह कह रहा है। हम निर्भीक सिंह को ही बस सच्चा मानते थे। मगर मैं अकेला भला क्या कर सकता था? महाराज की मदद करने के लिए मैंने भी ऐसा ही नाटक किया कि मैं भी गजेंद्र सिंह की बातों में आ गया हूँ।
मैं भी गजेंद्र सिंह के साथ दूसरे अय्यारों की तरह उस तहखाने में गया जिसमें उसने महाराज, महारानी और तुम दोनों को कैद कर रखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। खुद गजेंद्र सिंह ने महाराज और महारानी के जिस्म पर कोड़े बरसाए, फिर तुम्हारे माता पिता को कोठरी की छत से उल्टा लटका दिया। तुम दोनों उसी कोठरी के एक कोने में पड़े थे। मैं चुप देखता रहने के अलावा कर भी कह सकता था। एक मिनट ठहरिए द्वारका सिंह जी, भूतेश्वर नाथ ने कहा। यहाँ मैं देव सिंह को एक ज़रूरी बात बता दूँ। असल बात यह है कि हर पेंटिंग में तुम्हारे हाथ से जो तस्वीर बना करती है वे वही है जो बचपन में तुमने देखी थी। उस वक्त तुम 1 साल के थे जब तुम्हारी आंखों ने अपने माता पिता पर होते ये जुल्म देखे। तुम्हें सब कुछ याद तो नहीं रहा, मगर तुम्हारे दिमाग में वे सारी बातें अच्छी तरह से बस गई थी। तुम्हारे दिमाग की परतों में दबी वे ही यादगारें पेंटिंगें बनाते वक्त उभर आती थी। तुम ये नहीं जान पाते थे कि तुम वह पेंटिंग क्यों बना गए, जबकि तुम्हारा अवचेतन दिमाग तुमसे वह पेंटिंग बनवा देता था। तुम खुद नहीं जान पाते थे कि वह पेंटिंग कैसे बनी। तुम्हारी हर पेंटिंग में तुम्हारे माता पिता गजेंद्र सिंह और तुम होते थे। इस तरह भूतेश्वर नाथ ने उसे पेंटिंगों का मतलब समझा दिया। फिर द्वारका सिंह ने अपना किस्सा जारी किया। 3 दिन तक लगातार अपने महाराज पर होते ये जुल्म देखता रहा। एक दिन मैंने रात को धर्मवती से यह सब कुछ कहा तो उसने मुझसे कहा कि अकेला रात के वक्त किसी तरह तहखाने में पहुंचकर महाराज को उस कैद से निकालने की कोशिश करूं। मैंने हिम्मत करके ऐसे ही किया। किसी तरह मैं रात को तहखाने में पहुंचा। उस वक्त वहां महाराज, महारानी और देव सिंह के अलावा कोई न था। यहाँ तक कि शेर सिंह भी नहीं था। क्यों? हम कहाँ थे? तो मैं उससे पहले ही हम उठा ले गए थे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। हमने रख कथा में पढ़ी रखा था कि बड़े बेटे को हमें बचाना है और छोटे को निर्भीक सिंह का कोई वफादार मुलाजिम ही बचाएगा। हमें तो सारा काम रख कथा में लिखे मुताबिक ही करना था, सो हमने वही किया। यूँ समझना चाहिए कि जिस वक्त द्वारका सिंह वहाँ पहुँचे उसी रात उसी वक्त से थोड़ी देर पहले हम वहाँ पहुँचे और द्वारका सिंह के पहुँचने से पहले ही अपना काम करके निकल गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो तुम चारों ही बेहोश पड़े थे। एक बार तो दिमाग में ख्याल आया कि चारों को ही निकाल कर ले जाएं, मगर फिर रक कथा में लिखे अल्फाज ध्यान आ गए। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि सावधान। ये अल्फाज तिलिस्मी दारोगा के लिए। तो मैं करने के लिए उस किताब में जो कुछ लिखा गया है, अगर तुम उससे बढ़कर कुछ करना चाहोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और तुम भी मारे जाओगे। मुझे इन्हीं अल्फाजों का ख्याल आया और मैंने वही करने का फ़ैसला किया जो रक कथा में मेरे लिए लिखा था। यानी किसी और को हाथ लगाए बिना मैंने शेर सिंह को उठाया, अपना लिखा खत वहाँ छोड़ा और चलता बना। उस खत में क्या लिखा? हमारे बाद वहाँ द्वारका सिंह पहुँचे थे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। इन्होंने भी वह खत पढ़ा था। उस खत में लिखा हुआ मजमून अगर यही अपनी ज़ुबान से बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबकी इच्छा होने पर द्वारका सिंह ने कहना जारी किया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो शेर सिंह वहाँ से गायब था। उस वक्त भी महाराज, महारानी और देव सिंह बेहोश थे। मुझे देव सिंह के पास से ही पड़ा हुआ एक खत मिला। इसमें लिखे मजमून का मुझे एक एक हर्फ तो याद नहीं है, मगर हाँ, उसका सारांश ज़रूर याद है। उसमें लिखा था, राजा गजेंद्र सिंह, हमें मालूम है कि तुमने किस तरह की गद्दारी करके यह सब कुछ किया है। तुम ये अच्छी तरह समझ लो कि यह सारा काम तुमने अपनी मौत को दावत देने के बराबर किया है। बड़े कुंवर को मैं ले जा रहा हूँ, जो बड़ा होकर तुम्हारी मौत बनेगा। छोटा कुंवर भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसे भी निर्भीक सिंह का कोई ना कोई वफादार मुलाजिम ले ही जाएगा। बस उस खत में लिखे मजमून का इतना ही सारांश मुझे मालूम था। मैंने वह खत पढ़ा और पढ़कर वहीं डाल दिया। इसके बाद मैंने बटुए से लखलखा निकालकर महाराज को सुंघा दिया। वे होश में आए। धीरे धीरे उनकी और मेरी बातें होने लगीं। मैंने बहुत कहा कि आप तीनों को मैं यहाँ से निकाल कर ले जाऊँ, मगर उन्होंने यही कहा कि तुम छोटे राजकुमार को ले जाओ। आपकी यानी भूतेश्वर नाथ की चिट्ठी, जिसके बारे में मुझे उस वक्त मालूम नहीं था, वो आपकी है, भी मैंने महाराज को दिखाई। उस चिट्ठी को देखकर महाराज कहने लगे कि कोई दयालु हमारे बड़े बेटे को तो बचा कर ले गया, तुम छोटे को बचा लो। आखिर में मुझे महाराज की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ा। मैं नन्हे से देव सिंह को उठाकर कैद खाने से बाहर आ गया। बड़ी तरकीब और कोशिश से भरी अय्यारी के साथ मैं दुश्मनों के बीच में से बिना उनकी नज़रों में आए वहाँ से निकल गया। और मैं जब घर पहुँचा तो धर्मवती को अपने इंतज़ार में ही पाया। मेरे हाथ में बच्चे को देख और उसके राशि कपड़ों को देखकर धर्मवती ने कहा, ये आप किसे ले आए? ये हमारे छोटे राजकुमार है, मैंने जवाब दिया। वह तो इनके राशि कपड़े ही बता रहे हैं, लेकिन ये वक्त ज़्यादा बातों में गंवाने का नहीं है धर्मवती, मैंने कहा। क्या कुछ हो गया है? अभी तक तो ये किसी को मालूम नहीं है, मगर किसी भी शायद ये बात खुल भी सकती है कि दोनों कुमार कैद से गायब कर लिए गए हैं। मेरे उभरे अल्फाज पर धर्मवती चौंकी।
चौंकना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वह तो मेरे पास एक कुमार को देख ही रही थी, मगर मैंने उसे मकान पर उस वक्त कुछ नहीं बताया। अपना काम करके मकान पर से भागने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। यहाँ ये भी बता देना ज़रूरी है कि 1 साल का ही एक बच्चा उन दिनों हमारे पास भी था। धर्मवती की सलाह से मैंने नन्हे कुमार के कपड़े अपने बच्चे को पहना दिए और अपने बच्चे के कुमार को। 1 वर्ष के बच्चों में कोई खास फर्क नहीं हुआ करता। दूसरे बच्चे को कुमार और कुमार को अपना बच्चा बनाकर हम चल दिए। अपने मकान के पीछे ही हमने 2 घोड़े अपने सफ़र के लिए तैयार कर रखे थे। हम दोनों उन पर सवार होकर चल दिए। मेरी गोद में हमारा बच्चा बना कुमारी था। किसी तरह से हम महफूज जंगल में पहुंच गए। रास्ते में मैं धर्मवती को वह सारा हाल सुनाता जा रहा था जो कुमार को कैद खाने से लाते वक्त कहा था। जब मैंने धर्मवती को बताया कि इस तरीके से बड़े कुमार कैसे गायब थे और वहाँ किसी ने गजेंद्र सिंह के लिए इस मजमून की चिट्ठी छोड़ी है, तो धर्मवती भी तरद्दुद करने लगी। बड़े कुमार को कौन ले गया होगा? उसका क्या होगा? जब गजेंद्र सिंह को दोनों के गायब होने की पता लगेगी तो उसका क्या हाल होगा? वे जालिम अब महाराज और महारानी के साथ कैसा सलूक करेंगे? इसी तरह की बहुत सी बातचीत करते और सोचते हुए हम बढ़ते रहे। हमने पहले ही अपने रहने के लिए भरतपुर की सीमा पर बना एक खंडर देख लिया था। हम बिना किसी रुकावट के वहाँ पहुँच गए, मगर न जाने कैसे दूसरे ही दिन गजेंद्र सिंह के सिपाही पहुँच गए। उस वक्त मैं और धर्मवती चौक में बैठे थे, जब अचानक हमने जंगल में गूंजने वाले घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। हमारा चौंकना स्वाभाविक ही था। कुमार और हमारा बच्चा अभी तक उन्हीं कपड़ों में थे। मैंने दौड़कर खंडहर के दरवाजे पर आकर जिधर से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में देखा। भरतपुर रियासत की वर्दी पहने बहुत से घुड़सवार सिपाही खंडहर की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। मैं तेज़ी से भागकर चौक में आया। बड़ी फुर्ती के साथ कुमार को एक गंदी सी कोठरी में छुपा कर आया। अभी मैं यह सोचकर दौड़ता हुआ चौक में आई था कि अपने बच्चे को भी कहीं छुपा दूँ, मगर वैसा मुमकिन नहीं हो सका। इससे पहले ही वे सिपाही खंडहर में दाखिल हो गए। खुद गजेंद्र सिंह भी उनके साथ था। भयभीत सी धर्मवती कुमार के कपड़े पहने अपने बच्चे को कलेजे से चिपकाए खड़ी थी। मैं खुद भी अपनी जगह पर हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। ओह, तो बेईमान द्वारका सिंह तू है जो इन सपोलों को उठा लाया? गजेंद्र सिंह ने कहा। नहीं, ये मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को कलेजे से लगाए धर्मवती 2 कदम पीछे हट गई। मगर वहाँ मेरी धर्मवती की बात सुनने वाला कौन था? धर्मवती ने खूब ही कहा कि यह बच्चा मेरा है, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। हमारी ही आंखों के सामने गजेंद्र सिंह के हुक्म से सिपाहियों ने हमारे जिगर के टुकड़े को बड़े ही निर्मम तरीके से मार डाला। हमें खंडहर के ही 2 टूटे हुए खंभों से बांध दिया गया। बेहिसाब कोड़े बरसाए गए। तरह तरह की तकलीफ़ें देकर ये पूछा गया कि बड़ा कुमार कहाँ है। मैंने बता दिया कि जिस वक्त मैं कैद खाने में पहुंचा तो वहाँ की कैफियत क्या थी। अब मैं यहाँ मुख्तसर में आपको क्या बताऊँ कि हमें कितनी तकलीफ़ें दी गई, मगर आखिर में गजेंद्र सिंह को मेरी बात का यकीन करना ही पड़ा। फिर भी जालिम गजेंद्र सिंह ने हमारे लिए किसी तरह की रियायत नहीं बरती। उसी खंडहर में हमारी आंखें निकाल ली गईं। खंभों से खोलकर ज़मीन पर पटक दिया गया। इस बार जब गजेंद्र सिंह और उसके सिपाही वहाँ से गए तो हम दोनों में से कोई भी उन्हें जाता नहीं देख सका। सिर्फ हमारे कान दूर होते घोड़े की टापों की आवाज़ सुन सकते थे। धर्मवती पागलों की तरह ज़मीन पर अपने बच्चे की लाश टटोल रही थी। यही हाल मेरा था। अब मुख्तसर में कहाँ लिखें कि हमारी हालत क्या थी। इंसान पर न जाने क्या क्या मुसीबतें आती हैं, मगर उसे सभी झेलनी पड़ती हैं। बस आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आंखें चली जाने के बाद हमने क्या क्या किया होगा। मगर कुमार को हमने अपने बच्चे की तरह पाला। इस खंडहर को ही साफ करके उसमें रहने लगे। जब तक कुमार बड़े हुए तब तक हम उस खंडहर को एक छोटे से मकान की सूरत दे चुके थे। हमने कुमार को कभी नहीं बताया कि उनकी हकीकत क्या है। अब वो हमारे लिए कुमार नहीं, हमारा बेटा ही था। हाँ, कदाचित मैं ये बताना भूल गया कि जिस दिन हमारा बच्चा मरा और हम अंधे हुए, उसके 8 दिन बाद ही हमें खबर मिली कि महाराज और महारानी को कोड़े मार मार कर जान से मार दिया गया है। बस मेरे ख्याल से यहाँ हमारे लिए इतना ही हाल बयान कर देने की ज़रूरत है। देव को पालकर हमने किन किन मुश्किलों से बड़ा किया, अगर वह सुनाने लगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। कह सकते हैं कि देव कुदरती तौर पर ही पेंटिंग बनाने लगा। हम इसकी बनाई हुई तस्वीरों को देख तो नहीं सकते थे, मगर जब ये बताता कि मैंने ये बनाया तो हम डरने लगते, क्योंकि हर पेंटिंग इसके माता पिता पर हुए जुल्म की हर कहानी कहती थी। और हम डरते थे कि कहीं किसी दिन ये पेंटिंग भरतपुर न पहुंच जाए। इसलिए हम हमेशा देव सिंह से पेंटिंग बनाने के लिए मना करते थे। दूसरी तरफ हमें तो ये भी पता नहीं लग सका कि देव सिंह ने आपसे अय्यारी कब सीख ली। इतना कहते कहते खुद द्वारका सिंह तो रो ही पड़े थे। धर्मवती की भी ज्योतिहीन आंखें आंसू उगल रही थीं। उनका हाल सुनकर सभी को उनसे बेहद सहानुभूति हो गई। किसी भी राजा के ऐसे वफादार मुलाजिम कम ही होंगे जो अपने बच्चे की जान देकर मालिक के बच्चे को बचा लें। खुद देव सिंह ने उन दोनों को सांत्वना दी और कहा, बेशक मैंने महारानी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया है माँ,
जब आपने कहा है तो मुमकिन है कि मैं निर्भीक सिंह का ही लड़का हूँ, परंतु मुझे पाला तो आपने। यह समझो उस दिन आपका बच्चा नहीं, कुमार मर गया था। मैं तुम्हारा बच्चा हूँ माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। कुमार को तो वे सिपाही मार गए। मेरे तो तुम ही माता पिता हो। मेरी नज़र में जो दर्जा मेरे माँ बापों का होता है, तुम्हारा दर्जा उनसे भी ऊंचा है। देव सिंह ने भी जज्बातों में बहकर इस किस्म की ना जाने कितनी बातें कह डाली। बड़ी मुश्किल से उन्हें जज्बातों के भंवर से निकाला गया। कुछ देर बाद शेर सिंह की इच्छा से भूतेश्वर नाथ ने कहना शुरू किया। शेर सिंह को लेकर हम सीधे इसी घाटी यानी रमणी घाटी में आ गए। हमें तो सारा काम रक्त कथा में लिखे मुताबिक ही करना था। हमारे लिए रक्त कथा में इतना ही लिखा था कि हम शेर सिंह को पाल पोस कर बड़ा करें। द्वारका सिंह के साथ जो कुछ गुजरा वह सब भी हमने सुना। इस बात का यकीन नहीं हुआ कि छोटे कुमार मर सकते हैं। हमें मालूम था कि रक्त कथा में लिखी गई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। अय्यारी करते हुए हम वहाँ पहुँचे जहाँ द्वारका सिंह रहते थे। इन दोनों की आपसी बातों से हमें मालूम हुआ कि गजेंद्र सिंह के सिपाही धोखे में उन्हीं के बेटे को कुमार समझकर मार गए। बस इतना पता लगने के बाद हमने कुछ नहीं किया, वापस रमणी घाटी में आ गए। शेर सिंह को तलाश करने में गजेंद्र सिंह अपनी पूरी ताकत लगाने लगा, परंतु नाकाम रहा। शेर सिंह को हमने खुद पाला पोसा। वक्त गुजरने लगा। इधर शेर सिंह और उधर देव सिंह बड़े होने लगे। गजेंद्र सिंह का लड़का सुरेंद्र सिंह बड़ा हुआ। एक दिन ऐसा भी आया कि गजेंद्र सिंह की कुदरती मौत हो गई, मगर मरने से पहले गजेंद्र सिंह ने सुरेंद्र सिंह को सारी बातें बता दी। इधर देव सिंह को शिकार खेलने का शौक था। शेर सिंह को तो हम अपने साथ तैयारी सिखा ही रहे थे। हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना देव सिंह को भी अय्यारी की तामील दी जाए। एक दिन जब हमें पता लगा कि देव सिंह अकेले ही फला जंगल में शिकार खेलने निकला है, हम अपनी अय्यारी से शेर बनकर जंगल में घूमने लगे। जैसे ही हम देव सिंह के सामने पड़े, इसने शेर समझकर हमें तीर का निशाना बनाना चाहा, मगर हम हरी नाम लेकर फौरन ही खड़े हो गए। ये देखकर कि हम शेर नहीं आदमी है, देव सिंह भौचक्का रह गया। उसने हमसे बात की तो हमने उसे बताया कि ये सब अय्यारी का कमाल है। देव सिंह ने भी अय्यारी सीखने की इच्छा जाहिर की। हम तो चाहते ही ये थे। हम उसे उसी वक्त साथ ले गए और शेर सिंह के साथ ही उसे भी अय्यारी की तालीम दी। मगर गुरुजी, आपको तो मालूम था, शेर सिंह ने कहा। आपने हमें उसी दिन क्यों नहीं बता दिया कि हम दोनों भाई हैं? फिर भूल गए कि हमें सारा काम रख कथा में लिखे मुताबिक करना था। भूतेश्वर नाथ ने कहा। उसमें लिखी सब बातें पूरी होते देखकर तो हमारी आस्था उसमें और हो गई, तथा वह आस्था सही थी जो आज हमें यह वक्त देखना पड़ा। मगर आपने मुझे सुरेंद्र सिंह के यहाँ नौकरी करने के लिए क्यों भेजा? शेर सिंह ने अगला सवाल किया। इसलिए ताकि तुम भरतपुर में एक एक रास्ते से वाकिफ़ हो जाओ, भूतेश्वर नाथ ने कहा। आखिर वह तुम्हारा ही तो महल है, मगर तुम कूद कर इतनी आगे क्यों आ गए? ज़रा तुम्हारी शादी का भी तो हाल इन सबको बता दें। गुरु भूतेश्वर नाथ की इस बात पर वहीं बैठे फूलवती ने शर्मा कर गर्दन नीचे कर ली। भूतेश्वर नाथ ने मुस्कुराते हुए विनोद के साथ कहा, शेर सिंह ने अय्यारी करने से पहले ही मोहब्बत करनी सीख ली थी। फूलवती भी हमारे पास ही अय्यारी सीखती थी। अय्यारी से पहले ही दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत करनी सीखी और हमने इनकी शादी भी कर दी। वक्त गुजरने के साथ लक्ष्मी का जन्म हुआ। फिर वह वक्त भी आ गया जब मैंने शेर सिंह को अपने पास से यह कहकर विदा किया कि जिस तरह भी हो से सुरेंद्र सिंह के यहाँ ही नौकरी करनी है। बस हमारे हुक्म के मुताबिक शेर सिंह सुरेंद्र सिंह का अय्यार बना। उसने कैसे कैसे काम किए वे ज़्यादातर लोगों को मालूम है और उन्हें यहाँ दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ज़रूर रक कथा में लिखी बातों के होने के इंतज़ार में बैठे रहे। एक जगह रक कथा में लिखा है, देवकांता की मोहब्बत तथा देव और शेर सिंह का टकराव होते ही तत्कालीन दारोगा को समझ लेना चाहिए कि सुरेंद्र सिंह का वक्त आ चुका है। जैसे ही दारोगा के कान तक ये दोनों खबरें पहुँचे, दारोगा को दो काम करने चाहिए। पहला, सुरेंद्र सिंह को ये बता देना चाहिए कि शेर सिंह और देव सिंह भाई भाई हैं। दूसरा, देवकांता की मोहब्बत का भेद सुरेंद्र सिंह पर खोल देना। इस तरह से मैं सिर्फ वही काम करता रहा जो हमारे करने के लिए रक कथा में लिखे थे। इसका मतलब आपका हर उद्योग रक कथा के अल्फाजों से बहुत मिलता है? देव सिंह ने पूछा। सिर्फ तुम दोनों भाइयों ने ताल्लुक़ रखने वाला उद्योग, भूतेश्वर नाथ ने बताया। बाकी दुनिया में तो हम सारे काम उसी तरह खुलकर करते हैं जिस तरह आम आदमी। वैसे रक कथा में जो लिखा है वह अक्षरक सही है। सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह जैसा कि रक कथा में लिखा हुआ था। परंतु परंतु क्या गुरुजी? एक खास बात हमें बड़े ही गहरे तरद्दुद में डाल रही है, भूतेश्वर नाथ ने कहा। और वो ये कि रक कथा में देव सिंह के बारे में जो कुछ लिखा उसमें एक कमी है। देव सिंह की एक खासियत रक कथा में लिखी है जो हमें तुम में नज़र नहीं आती। ये आप कैसी अनोखी बात करते हैं गुरुजी? देव सिंह चौंक पड़ा। ऐसा रक कथा में क्या लिखा है? खैर, भूतेश्वर नाथ कुछ सोचते हुए बोले, वह भी अभी बताएंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें यह यकीन हुआ या नहीं कि तुम दोनों भाई हो, निर्भीक सिंह के वारिस हो और कायदे में भरतपुर और राक्षसनाथ का तिलिस्म तुम्हारा है। आपकी बातों पर यकीन न करने का ख्याल नहीं है गुरुजी, शेर सिंह ने कहा। खैर,
जो थोड़ा बहुत शक होगा वो उस वक्त दूर हो जाएगा जब मैं आपको रक कथा दिखाऊंगा, भूतेश्वरनाथ बोले। जो हाल हमने और द्वारका सिंह ने तुम्हें बहुत संक्षेप में सुनाया वह मुख्तसर में सुनाते तो बहुत लंबा हो जाता। मुमकिन है कि संक्षेप करने के चक्कर में कोई छोटी मोटी बात रह गई हो, सो कभी याद आए तो पूछ लेना। हाँ, ये तो तुम्हें पता लग ही गया कि सुरेंद्र सिंह तो तुम्हारी क्या दुश्मनी है। ये तो समझ ही गए होगी कि वह देव सिंह की तस्वीरें देखकर क्यों डर जाता है इत्यादि। अब मैं थोड़ा सा हाल तुम्हारे सामने बयान करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ। हालांकि संक्षेप में रक कथा के बारे में मैं तुम्हें बहुत कुछ बताया आया हूँ और इस वक्त इतना ही काफ़ी है। बस ये समझो कि गजेंद्र सिंह की बगावत से लेकर आज तक दीवान खानदान के बीच जो भी कुछ हुआ है वह सब रक कथा में संक्षेप में लिखा है। हालांकि घटनाएं जिस तरह से हुई हैं उनका विस्तार रक कथा में नहीं है, मगर हर वारदात का फल वही है जो रक कथा में लिखा है। मसलन रक कथा में सिर्फ वह ये लिखा है कि दीवान खानदान को कोई दीवान राजसी खानदान के किसी राजा से बगावत करेगा। वह बगावत किस तरह की होगी इसमें कुछ नहीं लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो वारदातें हुई हैं वे रक कथा में इस तरह अंकित है। कोई दीवान भरतपुर के राजा से बगावत करेगा। उस राजा के दो लड़के होंगे। छोटे को राजा का कोई वफादार मुलाजिम और बड़े को राक्षसनाथ का तत्कालीन दारोगा बचाएगा। एक दिन ये दोनों कुमार बड़े होंगे। जिस राजा के खिलाफ बगावत होगी अपनी उम्र पूरी करके वह मर जाएगा। उसके बाद उसका लड़का भरतपुर का राजा बनेगा। इस राजा के एक लड़के के साथ साथ ऐसी लड़की भी होगी जो असल में उस राजा की होगी नहीं, लेकिन सब उसे उसकी ही समझेंगे। यहाँ तक कि खुद वह राजा और लड़की भी नहीं जानते होंगे कि उनके बीच रिश्ता है वो सच्चा नहीं है। उधर राजसी खानदान के दोनों कुमार बड़े होंगे। छोटे कुमार की मोहब्बत राजा की कथित लड़की से होगी। बस यहाँ से खानदान का विनाश शुरू होगा। जैसे ही यह मोहब्बत हो, राक्षसनाथ के तिलिस्म के तत्कालीन दारोगा को समझ जाना चाहिए कि उसके काम करने का वक्त आ गया। इसके बाद वे काम लिए थे जो मैंने अब तक किए। आगे लिखा था, दोनों कुमारों का टकराव भी इस बात की तरफ इशारा करेगा कि दीवान खानदान जो भरतपुर के राजा बन बैठे का वक्त आ गया। देवकांता की शादी होगी। दारोगा दोनों कुमारों को सारी हकीकत बताएगा और इसके बाद दोनों भाई मिलकर न सिर्फ भरतपुर का राज्य हासिल करेंगे बल्कि राक्षसनाथ का तिलिस्म भी इन्हीं के हाथों से टूटेगा। बस इससे आगे तुम दोनों के साथ क्या होगा रक कथा में कुछ भी नहीं लिखा है। मगर आप वह रक कथा और देव सिंह में फ़र्क वाली वह क्या बात बता रहे थे? शेर सिंह ने पूछा। वही बताने जा रहे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। रक कथा में एक जगह मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, तिलिस्म को तोड़ने वाले दोनों कुमारों की पहचान। इसके अंतर्गत तुम दोनों की कई पहचान लिखी है, जिसमें से ज़्यादातर ठीक है, मगर एक पहचान ऐसी है जो रक कथा में लिखी है और देव सिंह में नहीं पाई जाती। ये फ़र्क हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पहचान लिखी है? देव सिंह ने पूछा। उसमें लिखा है कि छोटे कुमार के दाएं हाथ की एक उंगली का ऊपरी भाग थोड़ा सा टेढ़ा होगा। यह सुनते ही सबकी नज़र देव सिंह के दाएं हाथ की उंगलियों पर गई। खुद देव सिंह ने भी बड़े गौर से देखा, मगर ऐसी खासियत किसी भी उंगली में नहीं थी जैसी कि भूतेश्वर नाथ बता रहे थे। भूतेश्वर नाथ बोले, मगर हम देख रहे हैं कि वैसी बात देव सिंह की किसी भी उंगली में नहीं है। बस यही तरद्दुद की बात है। रक कथा में लिखी कोई भी बात झूठ नहीं है। फिर ये समझ में नहीं आता कि ये गलत कैसे हो रही है। आखिर ये क्या उलझन है? ये बात सुनकर कुछ देर तक तो सभी सन्नाटे में आ गए। काफ़ी देर बाद शेर सिंह बोला, मुमकिन है कि ज्योतिषी का हिसाब किसी तरह गलत हो गया, उसी सबब से रक कथा की ये बात। हम ये नहीं मान सकते, भूतेश्वर नाथ ने कहा। इस मामले में तो ज्योतिषी का हिसाब गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे चलकर रक्तकथा में साफ लिखा है कि सारी दुनिया में ऐसी उंगली सिर्फ छोटे कुमार के ही हाथों में होगी, और इस उंगली से ही राक्षसनाथ के तिलिस्म में दाखिल होने के लिए जो सबसे खास दरवाज़ा है उसमें एक ऐसा ताला है जो सिर्फ उस उंगली से ही खुल सकेगा। दूसरे किसी भी तरीके से उसे नहीं खोला जा सकता। ये इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि तिलिस्म उसके असल मालिक ही तोड़ सके। कोई धोखा देकर कुमार नहीं बन सकेगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कुमार की उंगली में ये खासियत ना हो तो समझना चाहिए कि वो कुमार नहीं है। यह सुनकर देव सिंह की अजीब सी हालत हो गई। एक बार को वहाँ बड़ा ही गहन सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद सभी शख्स कभी देव सिंह को देखते तो कभी भूतेश्वर नाथ को। कभी काफ़ी देर के बाद देव सिंह ने कहा, इसका मतलब मैं कुमार नहीं हूँ? ये बात हम नहीं मान सकते, भूतेश्वर नाथ ने कहा। बेशक वो कुमार तुम ही हो। पहली बात तो यह है कि जब से तुम पैदा हुआ उसी वक्त से हमारी नज़र तुम पर है। तुम ही कुमार हो, इसमें बहुत से सबूत है। रक कथा में तुम्हारी सिर्फ एक पहचान नहीं लिखी है, इसके अलावा भी कुमार को पहचानने की और कई निशानियां लिखी हैं जो सब तुम में पाई जाती है। सिर्फ एक पहचान के ना मिलने से हम ये नहीं कह सकते कि तुम कुमार नहीं। खैर, इस विवाद को बाद के लिए छोड़ दो तो बेहतर है। अभी हमें बहुत से काम करने हैं। तिलिस्म का चक्कर तो बाद में आएगा। इस तरह से कुछ देर तक इसी बारे में बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद बातों का सिलसिला भरतपुर और राजा सुरेंद्र सिंह की तरफ मुड़ गया।
ये भी सोचा जाने लगा कि लक्ष्मी को सुरेंद्र सिंह की कैसे किस तरह निकाला जाए। पाठकों को ये बता देना अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम कथानक को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम मजबूर हैं कि जो कुछ नई बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं उन्हें नहीं लिख पा रहे। खैर, किसी दूसरे मौके पर देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।